शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहिबा कैसे हो आप लोग? बोल बिड़ू बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों आज अपन करेंगे रिवीजन पीएसयू ऑडिट का। आपको तो पता है कि ये चैप्टर मुझे कितना पसंद आता है, ठीक है। तो हमेशा की तरह मुझे आपके 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे ताकि मैं आपके कंसेप्ट को फिर से एक बार मजबूत कर दूं, ठीक है। ये 10 मिनट आप एक्स्ट्रा दे दोगे तो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे जो कंसेप्ट आपके बनेंगे ना वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। शुरू करते हैं। हमारे पास में भारत देश में इलेक्शंस होते हैं। दो टाइप के इलेक्शंस होते हैं, एक देश लेवल पे, एक होते हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है। मोटा मोटी पंचायत के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये देश के जो होते हैं ना एमपीज के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट के एमएलएज के इलेक्शन होते हैं। एमपी से मतलब क्या? वो लोग जो पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे वो कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। एंड एमएलए कौन होते हैं? जो लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठेंगे वो तुम्हारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वाले मेंबर होते हैं। सर समझने की बात आती है, पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट में तुम्हारे पास में दो हाउसेस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एंड उसके साथ में होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। वैसे ही हमारे पास में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दो हाउसेस होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, एंड होते हैं गवर्नर। जो काम प्रेसिडेंट का पार्लियामेंट के लेवल में जो होता है, कंट्री के लेवल में जो होता है, वही काम गवर्नर का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट लेवल पे होता है। सर ये जो गवर्नर होते हैं ना, इनको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। बाकी जो लोग आते हैं ना वो तुम्हारे चुनाव करके आ जाते हैं। सर ये जो चुनाव करके कैंडिडेट आ जाते हैं ना वो किसी ना किसी पार्टी के होंगे। तो इसमें से जो ज्यादा चुनाव करके आते हैं ना, जो ज्यादा जीत के आते हैं ना किसी एक पार्टी के, वो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग मेजोरिटी में जीत के आते हैं ना, वो क्या करेंगे? वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। वो क्या करेंगे? गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। और जो दूसरे हैं ना, जो मेजोरिटी में जीत के नहीं आते, उनके कैंडिडेट जीत के आते हैं बट मेजोरिटी में जीत के नहीं आते, वो अपोजिशन में जाके बैठेंगे। सर गवर्नमेंट में कौन होता है? गवर्नमेंट में तुम्हारे पास में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल के मिनिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, 54 कुछ तो होते हैं, एंड उसके बाद में प्रेसिडेंट होता है। ये सब मिलाकर क्या करेंगे? गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे। और ये क्या करेंगे? नेशनल के पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट को रन करेंगे। अब ये जो अपोजिशन वाले लोग होते हैं ना, ये तो जीत के आए हैं ना, तो ये क्या, इनका क्या काम है? ये क्या करेंगे? ये जो गवर्नमेंट जो है ना, वो गवर्नमेंट देश को कैसे चलाती है उनके ऊपर नजर रखना, उनके पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन करना, ये सारी चीजें कौन करेगा? अपोजिशन करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में बहुत सारा पावर गया तो क्या हो जाएगा? वो मिसयूज कर सकते हैं, तो उनके ऊपर भी नजर रखने के लिए कौन होता है? अपने पास अपोजिशन होते हैं। तो ये जो हमारे पास में पार्लियामेंट में बैठे होते हैं ना, इसमें से कुछ लोग कौन होते हैं? गवर्नमेंट के लोग होते हैं। जो तुम्हारे रूलिंग पार्टी के जो बाकी के जीत के आए हैं वो तुम्हारे पास में आते हैं। जो अपोजिशन है ना, अपोजिशन के लोग भी होते हैं। एंड जो सामने वाला जो बंदा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्पीकर, ठीक है। ये कौन होते हैं? ये होते हैं स्पीकर, जो क्या करेंगे? सबकी बात सुनने की कोशिश करेंगे। अब बात समझने की कोशिश करो कि अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये क्या करेगा? देश को चलाने का काम करेगा। ये देश को कैसे चलाएगा? तो ये क्या करेंगे? इनके सबसे ऊपर हेड में होते हैं प्राइम मिनिस्टर, सबसे ऊपर होते हैं प्राइम मिनिस्टर। उनके अंडर आते हैं बहुत सारे मिनिस्ट्रीज, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, ये सारे मिनिस्ट्रीज इनके अंडर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर। अब ये मिनिस्ट्रीज है ना, ये तुम्हारे देश का कारोबार चलाएंगे अलग अलग तरीके से। कैसे तरीके से? इनके अंडर भी क्या होता है? कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, पीएसयूज होते हैं, ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज होती है, एंड गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बात समझने की कोशिश करो कि ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे तुम्हारे पास में क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, इंडियन रेलवेज है। ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस बॉडीज में देखो, जैसे तुम्हारे पास में इसरो है, आईआईटी आईआईएम है। सेमी ऑटोनोमस बॉडी में तुम्हारे पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। बाकी गवर्नमेंट के स्कीम आते हैं कुछ, जैसे मिड डे मील स्कीम आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना आता है, पीडीएस तुम्हारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है, ठीक है। वैसे ही तुम्हारे पास में पीएसयू भी होता है, जिसके ऑडिट के बारे में हम आगे जाके पढ़ते हैं। तो जो पीएसयू होता है ना, ये पीएसयू क्या होता है तुम्हारे पास में? ये जो है ना, ये बाकी डिपार्टमेंट ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस बॉडी के जैसे नहीं होता है। इसका जो देखो, जो बाकी चीजें होती है ना, उनका मेन पर्पज होता है कि गवर्नमेंट को सर्विस देना। मतलब क्या करेंगे? आम जनता को सर्विस देना। जैसे कि इंडियन रेलवेज है ना, ये लॉस मेकिंग पे जाते हैं ना, तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका काम क्या है? जो दूसरे लोग हैं ना, उनको क्या करना है? सर्विस प्रोवाइड करना है।
ठीक है, तो कम पैसे में तुमने क्या करना है, नेसेसरी सर्विस प्रोवाइड करना है। वैसे पीएसयू का पर्पस वो नहीं होता है। पीएसयू का पर्पस, मेन पर्पस क्या होता है, वो क्या करेगा, पैसा कमाने का पर्पस होता है। ठीक है, जैसे स्कीम वगैरह है ना, इससे तुमको कुछ फायदा नहीं मिलता है, इससे तुम्हारा बस क्या है, तुम क्या कर रहे हो, लोगों की सेवा करते हो। लेकिन ये जो पीएसयू है ना, इसमें से तुमको प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो ये है ना, एक कंपनीज होते हैं, तो कंपनीज में तुमको देखना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट है ना, उनका स्टेक 51% से ज्यादा अगर किसी कंपनी में जाता है ना, तो वो क्या बन जाते हैं, वो तुम्हारे पीएसयू बन जाते हैं। अभी यहाँ पे पीएसयू गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकता है या फिर नॉन गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकता है। गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या, जैसे ओएनजीसी है, एसबीआई है, कोल इंडिया है एंड भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी जैसे आरबीआई, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस, ये सारे तुम्हारे पास में पीएसयू आते हैं। सर अभी ये जो तुम्हारे पास में ये बहुत पीएसयूज है, ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस बॉडी डिपार्टमेंट है, ये जो स्कीम्स है, प्रोजेक्ट्स है, इनके लिए पैसा तो चाहिए ना भाई, पैसा तो चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा गवर्नमेंट की तिजोरी से, तिजोरी से पैसा आएगा। अभी किस चीज के ऊपर कितना पैसा अलोकेट करना है, कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। जैसे कि इस मिड डे मील स्कीम के ऊपर कितना, पीडीएस के ऊपर कितना, ये कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। अब ये समझो, अभी ये जो पैसा इन्होंने दिया है, इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला हो सकता है। इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन रन करा है, पीएसयू रन करा है, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये जो ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस बॉडीज है, इसमें गड़बड़ हो सकती है। ये जो डिपार्टमेंट्स है, ये गड़बड़ कर सकते हैं। तो सर अगर इसमें गड़बड़ होती है ना, तो कौन देखेगा, कौन देखेगा कि इसमें गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही है, तो कौन देखेगा। तो हमने बात करी है, एक तो ऑडिटर होना चाहिए, कौन, तो कोई तो जाके इसका ऑडिट करना चाहिए। एंड दूसरे हमारे पास में होते हैं कमिटीज। कमिटीज के बारे में बात करते हैं बाद में, पहले समझते हैं ऑडिटर कौन होता है। हमारे पास में ऑडिटर होता है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। इसको हमने देखा था, इंटरनेशनल से आता है तुम्हारा, एशियन एशियन से आता है तुम्हारे पास में इंडिया का, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन आता है इंडिया का। ठीक है सर, उसके बाद में हमारे पास में कौन होते हैं, सी एंड एजे होते हैं एंड हमारे पास में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होता है। ये जो साई है एंड ये जो तुम्हारे पास इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है ना, ये दोनों को लीड कौन करेगा, सी एंड एजे दोस्त एक बंदा है, सी एंड एजे। ठीक है, वो क्या करेगा, ये सबकी मेन पोजीशन पे आता है और सबकी मेन पोजीशन पे आके बैठ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली ऑडिटर कौन है, तुम्हारा सी एंड एजे ऑडिटर है। ठीक है, जैसे कि इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ना, इसके टॉप में कौन आता है, सीएनडीजी आता है। वही सीएनडीजी अगर स्टेट के लिए आता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीएजी या फिर एजी, मतलब क्या, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल या फिर अकाउंटेंट जनरल बात करते हैं। ठीक है, अब ये समझने की बात आती है कि एक तो ऑडिटर हो गया तुम्हारा सीएनडीजी, दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज तुम्हारे पास में कमिटीज आती है। कमिटीज कैसे आती है, देखो कमिटीज क्या करेगी, कमिटीज भी कुछ कुछ चीजें चेक करेगी। जैसे हमारे पास में एक आती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो क्या करेगी, अकाउंट्स को एग्जामिन करेगी, अकाउंट सही है कि नहीं है। दूसरी कमेटी आती है एस्टीमेट कमेटी, ये भी कुछ कुछ चीजें चेक करेगी। एंड तीसरी कमेटी आती है कोपू, जो क्या करेगी, पीएसयू का परफॉर्मेंस चेक करेगी। सर अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले बेसिक समझो, बेसिक क्या क्या है। देखो ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ना, ये कौन लीड करेगा, ये तुम्हारा अपोजिशन वाला। ठीक है, अपोजिशन में जो बंदे बैठे ना, वो क्या करेंगे, वो हेड होंगे उसके पब्लिक अकाउंट कमेटी के। वो सारी चीजें पब्लिक अकाउंट कमेटी की मैनेज करेंगे। वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने कैसे स्पेंड किया है पास्ट में, वो सारी चीजें चेक करेंगे। वो स्कैम को एक्सपोज करने में वो बहुत सारी चीजें वर्कआउट करेंगे। ये होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये क्या करते हैं, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, सॉरी सीएनडीएजी के जो रिपोर्ट आते हैं ना, जो तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा और बाद में वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रखेंगे। या फिर स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड वो गवर्नर को सबमिट करेगा एंड गवर्नर बाद में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रखेंगे। ये जो ऑडिट रिपोर्ट आते हैं ना सीएनडीएजी के, ये कौन एग्जामिन करेगा, एक कमेटी एग्जामिन करती है। एंड उसके बाद में अभी फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट में आया है तुम्हारे पास में मिसयूज ऑफ फंड ₹1000 CR बाय द एक्स डिपार्टमेंट, तो क्या करेगी, एक्स डिपार्टमेंट को बोलेगी कि भाई सबमिट कर दे मेरे को तुम्हारा एक्सप्लेनेशन कि तुमने इतना मिसयूज क्यों किया है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करेगी, फिर उसका एक्सप्लेनेशन एंड उनके फाइंडिंग्स क्या करेगी, पार्लियामेंट में सबमिट करेगी और रिकमेंडेशन देगी कि ये गलती आगे ना हो, इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो रिकमेंडेशन क्या करेगा, वो जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट वगैरह है ना, वो रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेगा एंड गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या करेगी, एक्शन लेगी। एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या करेगी, पार्लियामेंट में सबमिट करेगी कि ये एक्शन हमने लिया है करके। ठीक है, तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में वैसे जैसे होता है ना, वैसे ही जो काम पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो तुम्हारे पास में गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए होता है, ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस बॉडीज के लिए होता है ना, वही काम तुम्हारा
कोपू कमेटी करती है पीएसयू के लिए। तो कोपू कमेटी जब आती है तो समझ जाना पीएसयू की बात हो रही है, पीएसयू की बात हो रही है। तो कोपू में क्या होता है, कोपू में परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, किसका, पीएसयू का। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा जो हेड होता है ना, वो इधर रूलिंग पार्टी का या फिर अपोजिशन का हो सकता है। जनरली यहाँ पे रूलिंग पार्टी का होता है। वो क्या करेगा, पीएसयू को रिव्यू करेगा, उसका मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस। मतलब क्या, यहाँ पे देख पीएसयू का मेन मोटिव क्या है, पैसा कमाना है। तो अगर पीएसयू पैसा कमाता है ना, तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि वो लॉस मेकिंग हो रहा है क्या। लॉस मेकिंग जैसे ही होने लगता है ना, तो कोपो आएगी और उसको बोलेगी ये चीज चेंज कर ले, यहाँ पे चेंज कर ले, एंड उसको लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बनाने में हेल्प करेगी। तो ये हमेशा क्या करेगी, उसका मैनेजमेंट, उसका परफॉर्मेंस पीएसयू का रिव्यू करेगी। अपोजिशन यूजेस टू क्वेश्चन ऑफ द परफॉर्मेंस, क्वेश्चन ऑन द परफॉर्मेंस, ठीक है। ये बात छोटी मोटी बात हो जाती है कोपू कमेटी की। अब हम बात करते हैं इस्टीमेट कमेटी की। इस्टीमेट कमेटी है ना, ये हमेशा रूलिंग पार्टी का हेड ही क्या करेगा, लीड करेगा। क्यों सर, क्योंकि ये ना इस्टीमेट कमेटी का पर्पस अलग होता है। इस्टीमेट कमेटी का पर्पस क्या है, ये क्या करेगा, बेटर वेज सजेस्ट करेगा कि बजट को फ्यूचर में कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें अपोजिशन के पास में लेस पावर होता है। सर इस्टीमेट कमेटी ये कैसे करेगा, देखो इस्टीमेट कमेटी क्या करेगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास में पीडीएस सिस्टम है, राशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वो देखेगी कि यहाँ पे कॉस्ट कैसे कम किया जा सकता है। क्वालिटी क्वांटिटी को सेम रख के हम क्या करेंगे, कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि राइस को प्रोक्योर करना है ना, परचेस करना है, तो उसमें हमारे पास में सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइज, कहाँ पे हमको ज़्यादा फायदा होगा। और क्या चीज़ करेगी जो हमारे पास में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं क्या, जैसे तुम्हारा राशन कार्ड डिजिटल कर दिया, मशीन के ऊपर कर दिया, थंब इंप्रेशन वगैरह कर दिया। फिर इफिशियंसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर सकते हैं क्या, मतलब ये जो पीडीएस है ना, ये सिस्टम को ही हटा के हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसके अकाउंट में, जो बंदा है ना उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर देंगे। होता है तुम्हारे पास में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो वो क्या करेगी, ऐसे बहुत सारे तरीके सोचेगी कि उस चीज को कितना अच्छी तरीके से अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तो कौन, इसका हेड कौन होना चाहिए, तुम्हारा गवर्नमेंट ही होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट के लोग ही होने चाहिए। सर ये बेसिक समझा हमने। अब है ना, तो अपन सबसे पहले आते हैं, ये सी एंड एजी होता है ना, ये सी एंड एजी क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारे पास में सी एंड एजी होते हैं ना, देखो ये है ना, ये हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन से इनका पावर वगैरह सारी चीजें गवर्न होके आती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होके आती है। हमारे पास में आर्टिकल 148 है, 149 है, 150 है, 151 है। तो 148 से 151 चार होते हैं, चार आर्टिकल बस सी एंड एजी के लिए हमने क्या करे है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं 148 के बारे में। तो 148 क्या बात करता है कि सी एंड एजी आएगा, आएगा तो अपॉइंट होगा, जाएगा, जाएगा तो रिमूव किया जाएगा, या फिर वो जो आएगा और जाएगा के बीच में काम करेगा तो उसको सैलरी देना पड़ेगा। तो जब आएगा ना, तो उसको अपॉइंट कौन करेगा, तो अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है। दोस्त एमसीक्यू के लिए ध्यान दे दे, अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। रिमूव है ना, उसको नहीं किया जा सकता है, रिमूव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भाई इतना बड़ा बंदा है ना, अगर वो किसी फ्रॉड को एक्सपोज करेगा तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट के लोग उसको रिमूव करेंगे। तो रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक केस में कर सकते हैं, अगर उसने मिसबिहेव किया है या फिर इनकैपेसिटी है। मिसबिहेव मतलब उसने फ्रॉड किया है, कुछ तो गड़बड़ करी है, तो हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। एंड इनकैपेसिटी है मतलब पागल वगैरह हो चुका है, काम ही नहीं कर पाता है, तो उस केस में हम उसको निकाल सकते हैं। ये जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे निकाल सकते हैं ना, उसी यहाँ पे रिमूवल के प्रोविजन यहाँ पे भी आ सकते हैं। वो सेम टू सेम बेसिस पे चलता है ये, ठीक है। आएगा जाएगा के बीच में हमारे पास में सैलरी के कंडीशन होते हैं, अदर कंडीशन ऑफ सर्विस होते हैं। ये कौन डिटरमाइन करेगा, ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। मतलब रूलिंग पार्टी अपोजिशन सारे मिलकर पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि इसका सैलरी कितना होना चाहिए एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस। ये बात होती है आर्टिकल 148 में। 149 में क्या होता है, अभी वो आएगा जाएगा काम करेगा, तो उसके पास में कुछ पावर होने चाहिए, एंड उसका काम क्या है, उसका ड्यूटीज कुछ होना चाहिए। तो ये जो पावर एंड ड्यूटीज है ना, ये कहाँ पे होनी चाहिए, 149 में वो बता दिया है। तो उन्होंने बोला कि सारे पावर एंड सारे ड्यूटी हम आर्टिकल में नहीं डाल सकते। हम क्या बोलते हैं कि तुम क्या करो, एक नया सा एक्ट बनाओ। तो इन्होंने क्या किया, नया सा एक्ट बनाया है, 1971 का एक्ट। एक्ट कौन सा है, 1971 का एक्ट है, ठीक है। ये 1971 का एक्ट उन्होंने बता दिया, जिसका नाम दिया सी एंड एजी एक्ट 1971। सी एंड एजी, ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। तो ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट नाम दे दिया 1971, जिसमें तुम्हारे पास में ड्यूटीज एंड पावर्स क्या हो जाते हैं, डिसाइड हो जाते हैं।
उसके बाद में ये बात समझने की कोशिश करो, सी है ना अपना ऑफिस को होल्ड करेगा, तो अपने ऑफिस को कितनी देर तक होल्ड करेगा, वो है ना उसका टर्म जो है ना, वो टर्म है उसका 6 ईयर्स। उसका टर्म है 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स, अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। जब उसका जो भी पहले आता है ना, अगर टर्म पहले आता है तो टर्म खत्म हो जाएगा, अगर एज पहले आता है तो पहले एज खत्म हो जाएगा। तो जब भी जो भी पहले आता है ना, जो भी अर्लियर है ना, उसके हिसाब से उसका टर्म डिसाइड होगा 6 ईयर्स और अप टू एज ऑफ 65 ईयर्स। सर उसको हम निकाल नहीं सकते, हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो खुद से छोड़ के जाना चाहता है तो क्या वो जा सकता है क्या? हाँ भाई, वो खुद से छोड़ के जा सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा उसको? बस कुछ नहीं, रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा। किसको देना है? जिसने उसको अपॉइंट किया था। किसने अपॉइंट किया था? प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था। तो प्रेसिडेंट को क्या करेगा? रेजिग्नेशन लेटर देगा। सर आर्टिकल 150 क्या बात करता है? आर्टिकल 150 बात करता है कि है ना तुम्हारे पास में जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, प्रेसिडेंट बता देंगे। अब देखो सीएनडीजी का काम क्या है? ऑडिट रिपोर्ट इशू करना। तो ऑडिट रिपोर्ट अगर इशू करना है ना, तो किसके ऊपर इशू करेगा? कोई तो तुम्हारे पास में ऑडिट रिपोर्ट के लिए एफएस तो होना चाहिए। तो एफएस जो है ना, उसको ये जो गवर्नमेंट के बारे में बात होती है ना, यहाँ पे वो बोलते हैं अकाउंट्स ऑफ यूनियन या फिर स्टेट। उसके जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो अकाउंट के ऊपर ही तुम ऑडिट रिपोर्ट दोगे। तो जो अकाउंट जो है ना पार्लियामेंट में रखने के लिए तुम्हारे पास में कोई तो फॉर्म होना चाहिए। जैसे हमारे पास में कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 होता है, तो वो फॉर्म के लिए ना क्या करेगा? प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रिस्क्राइब करेंगे कि ये जो फॉर्म है ना, ये कैसे रखना है पार्लियामेंट में। तो सर सीएनडीजी का क्या काम है? फिर सीएनडीजी क्या करेगा? उसको एडवाइस करेगा, प्रेसिडेंट को सीएनडीजी एडवाइस करेगा कि देख भाई साहब, ऐसे ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म को ऐसे बना सकते हैं कि इस फॉर्म में तुम्हारे अकाउंट्स यूनियन के जाने चाहिए पार्लियामेंट को। ठीक है सर। अब बात आती है, अब तो फॉर्म हो गया, एफएस हो गया, अब तुमको देखना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट। तो आर्टिकल 151 बात करता है ऑडिट रिपोर्ट जो सीएनडीजी का होता है ना, उसको अगर वो अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स के रिलेटेड है तो तुम क्या करोगे? शुड बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट। तो तुमको प्रेसिडेंट को सबमिट करना है। एंड बाद में हु शैल कॉज देम टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट, मतलब प्रेसिडेंट बाद में उसको पार्लियामेंट में रख देंगे। सर ऑडिट रिपोर्ट अगर अकाउंट्स रिलेटिंग टू स्टेट गवर्नमेंट का है तो तुम क्या करो? तुम गवर्नर ऑफ स्टेट के यहाँ पे सबमिट कर लो। फिर गवर्नर ऑफ स्टेट क्या करेगा? वो बाद में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको रख देगा। ठीक है सर। ये बात होती है, तुम्हारे पास में सिंपल सी चीज आती है 148 से 151 आर्टिकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, सीएनडीजी के आर्टिकल जो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। सर अब हम बात करेंगे कमिटीज के बारे में। तो कमिटीज इन्होंने तीन टाइप की कमेटी बनाई है। ठीक है, एक तो आती है तुम्हारे पास में पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखो नाम में ही क्या है, तुम्हारे पास में अकाउंट है, नाम में ही तुम्हारे पास में अकाउंट है। ठीक है, तो अकाउंट है तो क्या करेगी? एक कमेटी का काम क्या होता है? अकाउंट्स को एग्जामिन करना। दूसरी है तुम्हारे पास में एस्टिमेट कमेटी। इसके नाम में भी बस एस्टिमेट है, तो ये क्या करेगी? एस्टिमेट चेक करेगी, एग्जामिन करेगी एस्टिमेट। फिर आती है तुम्हारे पास में कोपू, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, इसके नाम में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो पी है ना, ये पी बात करता है परफॉर्मेंस के बारे में, या फिर ए पी बात करता है तुम्हारे पास में पीएसयू के बारे में। ठीक है, तो जो काम तुम्हारा पैक कमेटी का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेमी ऑटोनोमस बॉडीज के लिए होता है ना, वही काम तुम्हारा कोपू का जो है ना, वो तुम्हारे पीएसयू के लेवल पे होता है। ठीक है, एक एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, नाम में ही अकाउंट्स है, तो एग्जामिन क्या करेगी? एग्जामिन करेगी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। किसके? ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज के, जिसका सीएनडीजी ने ऑडिट किया है, वो क्या करेगी? उसके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करेगी। इसके साथ में इसका और एक ड्यूटी आता है, वो खुद को सेटिस्फाई करना। वैसे नहीं, खुद को सेटिस्फाई करना कैसे? दैट द मनी वर डिसबर्स्ड लीगली ऑन द सर्विस और द पर्पस टू विच दे वर अप्लाइड। ठीक है, उसके बाद में दैट द एक्सपेंडिचर इनकट वॉज ऑथराइज। उसके बाद में रीअप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस मेड, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड कैसे हुआ है। सर 3 पॉइंट आते हैं, क्या क्या 3 पॉइंट आते हैं? इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया था कॉमनवेल्थ गेम्स, जो तुम्हारे 2008 या 10 का स्कैम था। सबसे पहले हमने बात करी थी, उसमें जो पैसा दिया था ना, वो पैसा किस पर्पस के लिए दिया था? उस स्पोर्ट के पर्पस के लिए दिया था, स्पोर्ट के पर्पस के लिए दिया था। बट उन्होंने जो यूज किया है ना, वो उन्होंने क्या किया है? चेयर टेंट, उसमें ही ज्यादा पैसा खर्च किया है। तो जो पैसा उन्होंने डिस्बर्स किया ना, वो उसी सर्विस या पर्पस के लिए है क्या? ये चेक करने का काम किसका हो जाता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी का होता है। उसके बाद में उनको दिया था 1,500 करोड़, लेकिन उन्होंने खर्चा किया है 20,000 करोड़। तो ये जो 1500 सीआर से 20,000 सीआर का जो डिफरेंस है ना, वो एक्सपेंडिचर ऑथराइज किया ही नहीं था, बिना ऑथराइज किया ही उन्होंने एक्स्ट्रा वाला एक्सपेंडिचर इनकर किया है। तो ये चीज़ है ना, ये भी चीज़ कौन चेक करेगा? पब्लिक अकाउंट कमेटी चेक करेगा। उसके बाद में रीअप्रोप्रिएशन जो है ना, वो प्रोविजंस के हिसाब से है क्या?
जैसे प्रोविजन क्या किया था तुमको, स्पोर्ट जो है ना वो इन्हांस हो जाए, लेकिन तुमने खर्चा कहाँ पे किया है, लग्जरियस के ऊपर खर्चा किया है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये भी कौन चेक करेगा, ये भी कौन चेक करेगा, ये तुम्हारा पब्लिक अकाउंट कमेटी चेक करेगा कि फंड का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो सही हुआ है क्या, वो प्रोविजन के हिसाब से हुआ है क्या, रीअप्रोप्रिएशन जो हुआ है ना वो प्रोविजन के हिसाब से हुआ है क्या। सिंपल से 3 पॉइंट आते हैं। एक तो देख, पब्लिक अकाउंट कमेटी अकाउंट्स को एग्जामिन करेगी, उसके बाद में वो क्या देखेगी, जो उसको पैसा जो दिया है ना उसी पर्पस के लिए यूज हुआ है क्या, उसी सर्विस के लिए यूज हुआ है क्या, मनी वर डिसबर्स लीगली ऑन द सर्विस फॉर द पर्पस। ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर जितना ऑथराइज किया है ना उतना ही एक्सपेंडिचर हुआ है क्या, क्या उससे ज्यादा हुआ है क्या, दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज ऑथराइज। उसके बाद में जो रीअप्रोप्रिएशन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड हुआ है ना, वो तुम्हारे प्रोविजन के हिसाब से हुआ है क्या, वो तुमको देखना पड़ेगा। एक सिंपल सा काम करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है सर, अब जो है ना, अब हम बात करते हैं एस्टिमेट कमेटी के बारे में। एस्टिमेट कमेटी का काम क्या होता है, उसका काम सिंपल होता है, इसके नाम में ही एस्टिमेट है, तो एस्टिमेट को एग्जामिन करेगा। एस्टिमेट को एग्जामिन करेगा विथ अ व्यू टू रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमिक्स improvements in organization efficiency or administrative reforms consistent with the policy underlying estimate may be effected। सर वर्डिंग में तुमको दिक्कत आ सकती है, तो हमने इसके ऊपर अच्छे से देखा है। इकोनॉमिक्स मतलब क्या, तुम क्या करोगे, कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी को मेंटेन करके। इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखा, उसका जो मशीन है ना वो मशीन तुम क्या करते हो, अच्छे से बनाते हो, उसका थंब लेते हो, डिजिटाइजेशन करते हो। इफिशियंसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में तुम क्या करते हो, एकदम ही बहुत बड़ा सा चेंज करते हो। जैसे तुमने पीडीएस की जगह पे डायरेक्ट डीबीटी कर दिया, मतलब डायरेक्ट उसके अकाउंट में ही पैसे डाल दे, जा भाई तेरे को जो खरीदना है खरीद ले। ठीक है, डीबीटी कर दिया, तो ये क्या होता है, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होता है। तो ये सारी चीजें को तुम क्या करोगे, रिपोर्ट करने के लिए तुम एग्जामिन करोगे एस्टिमेट को। कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइंग एस्टिमेट, क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है ना, जो पार्लियामेंट में पॉलिसी अप्रूव होके आई है ना, उसके ऊपर तुम कमेंट नहीं करोगे, उसके अंदर ही तुम क्या करोगे, उसके अंदर ही उसके कंसिस्टेंट में ही, मतलब जैसे पार्लियामेंट में पॉलिसी एक्सेप्ट करी है, 15,000 शेयर तुम क्या करोगे, इसके ऊपर अलोकेट करोगे। अब तुम उसके ऊपर ये नहीं देखोगे कि नहीं इस पर्पस के लिए नहीं जाना चाहिए था, तुमने यहाँ पे ज्यादा खर्चा दिखाना था, ऐसा नहीं करेगा। वो बताएगा कि अच्छा जो 15,000 है ना वो तुमने बहुत ज्यादा दिया है, तुम क्या कर सकते हो, उसको 10,000 में कर सकते हो। तुमने जो ये चीज करी है ना, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके इसको और अच्छा कैसे, बेहतर कैसे बना सकते हैं ना, इसके बारे में एस्टिमेट कमेटी बात करता है। ठीक है, तो तुमने जो भी बात करनी है ना, कंसिस्टेंट रहो विद पॉलिसी अंडरलाइंग एस्टिमेट, जो पॉलिसी है उसके कंसिस्टेंट रह के तुम बात करो कि तुम कहाँ पे ज्यादा बेनिफिट दे सकते हो, कहाँ पे ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, कहाँ पे ज्यादा इफिशियंसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हो। उसके साथ में तुम अल्टरनेटिव पॉलिसी भी सजेस्ट कर सकते हो कि देखो भाई ए मत करो ए करो, जैसे कि हमने बात करी डीबीटी कर लो, तो सीधा ए मत करो ए करो, ऐसा सजेशन दे सकते हो तुम। ठीक है, तुम जो पार्लियामेंट में पॉलिसी अप्रूव है ना उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन तुम सजेशन दे सकते हो ना, क्योंकि तुम्हारा काम क्या है, तुमको चीजों को बेहतर बनाने का है। तो बेहतर बनाने के लिए तुम सजेशन, अगर तुम्हारे पास में कुछ आता है, अल्टरनेटिव पॉलिसी कुछ आती है, तो उसको तुम सजेस्ट कर लो, सिंपल सी बात है। उसके बाद में एग्जामिन वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट। सर क्या चीज होती है, सर हमने जो है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी में बात चेक करी है कि एक्सपेंडिचर जो इनकर किया था ना वो ऑथराइज था कि नहीं था। अब ये पॉइंट है ना, हम दोनों को सेम सेम लग रहा है। एग्जामिन वेदर मनी इज वेल लेड आउट विद इन लिमिट, मतलब जो खर्चा किया है वो लिमिट में है क्या। बट ये चीज एस्टिमेट कमेटी चेक नहीं करती है, खर्चा किया है क्या। ये क्या चेक करेगी, जो तुमने पॉलिसी में जितना पैसा दिया है ना, जैसे गवर्नमेंट की तिजोरी से बजट में गवर्नमेंट ने क्या किया है, अप्रूव किया है कि पीडीएस सिस्टम के लिए अपन क्या करेंगे, 15,000 सीआर 15,000 करोड़ हम उसके ऊपर पैसा लगा देंगे। अभी एस्टिमेट कमेटी क्या करेगी, बहुत सारा अपना स्टडी करेगी और बता देगी कि देखो सर इसमें ना 15,000 करोड़ नहीं जाना चाहिए था, 10,000 करोड़ में ही तुम्हारे ऑब्जेक्टिव इसके ऊपर अचीव हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बात करी थी, ये जो 1,500 करोड़ है और ये जो 20,000 करोड़ है ना, ये खर्चा एक्स्ट्रा होता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो 1,500 करोड़ जब अप्रूव होता है ना, इसको अप्रूव ही क्या करेंगे, 15,000 करोड़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना एक्स्ट्रा अप्रूव नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा अप्रूव नहीं होना चाहिए। ये चीज कौन चेक करेगा, एस्टिमेट कमेटी चेक करेगा कि जो मनी जो उन्होंने दिया है ना वो लिमिट के अंदर है, वो तुम्हारा उसके अंदर बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेगी, फॉर्म को सजेस्ट करेगी, जो एस्टिमेट तुम रखते हो प्रेजेंट करते हो पार्लियामेंट में, उसको सजेस्ट करने का काम कौन करता है, यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी काम करती है। तो एस्टिमेट कमेटी का काम क्या है, एस्टिमेट को एग्जामिन करना विथ व्यू टू रिपोर्ट ऑन व्हाट इकोनॉमिक्स इफिशियंसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइंग एस्टिमेट में बी इफेक्टेड। ठीक है,
इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सजेस्ट कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी एंड एग्जामिन कर सकता है कि मनी जो लेड आउट है ना वो विद इन लिमिट है कि नहीं है। उसके साथ में सजेस्ट कर सकता है फॉर्म इन विच एस्टिमेट जो है ना वो पार्लियामेंट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में बात होती है। सर कोपू का जो काम है ना, कोपू का काम सेम टू सेम वो काम होता है जो तुम्हारे पास में पैक का काम होता है, लेकिन पैक का जो है ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए काम होता है, तो वही सारी चीजें कोपू क्या करेगी, पीएसयू के लेवल पे अप्लाई करेगी। तो यहाँ पे काम क्या होता है देखो, पीएसयू क्या है तुम्हारे पास में, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए तुमको ये चीज देखना पड़ेगा वो सच में प्रॉफिट बना रही है क्या नहीं बना रही है, तो हमेशा से तुमको उसके ऊपर नजर रखने जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बात समझो कि तुमको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स को पीएसयू के चेक करना पड़ेगा। उसके अकाउंट्स एंड रिपोर्ट चेक करोगे तभी तुमको समझ में आएगा कि ये प्रॉफिट बनाती है क्या, लॉस में जा रही है क्या, ये सारी चीजें। उसके बाद में C&AJ के जो ऑडिट रिपोर्ट आते हैं ना वो रिपोर्ट को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या चेक करेगी, ऑटोनॉमी एंड इफिशिएंसी ऑफ पीएसयू एंड उसको साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के हिसाब से, प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस के हिसाब से उन्होंने मैनेज किया है कि नहीं किया है। ये सिंपल से पॉइंट आते हैं, क्योंकि तुमको क्या देखना है दोस्त, तुमको देखना है उसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए उसके पास में साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के आधार पर जा रहा है क्या, जैसे तुम्हारे पास में जैसे BSNL है तो तुमको देखना पड़ेगा जैसे जियो काम कर रहा है ना वैसे ही BSNL काम कर रहा है क्या, कमर्शियल प्रैक्टिस के हिसाब से काम कर रहा है क्या, साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के हिसाब से काम कर रहा है क्या, ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी उसको चेक करना पड़ेगा। एंड उसके बाद में अदर फंक्शन भी वो क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। जो तुम्हारे पास में पैक एंड ईसी नहीं करेगा ना वो काम कौन कर सकता है, कोपू कर सकता है, जो तुमको स्पीकर अलोकेट करेगा टाइम टू टाइम। तो स्पीकर अलोकेट करेगा वो भी काम तुम क्या करोगे, तुम काम कर सकते हो। कौन काम कर सकता है, कोपू। तो कोपू का काम क्या है, रिपोर्ट पीएसयू के ऊपर रिपोर्ट एंड अकाउंट को चेक करना है, C&AJ के पीएसयू के ऊपर के रिपोर्ट को चेक करना है। उसके बाद में ये देखना है ऑटोनॉमी इफिशिएंसी पीएसयू का साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के हिसाब से किया है क्या, एंड तुम्हारे पास में प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस के हिसाब से किया है क्या। अदर फंक्शन जो तुम्हारे पास में पैक एंड एस्टिमेट कमेटी में नहीं होते हैं, नहीं हो सकते हैं, वो सारी चीजें कोपू कर सकता है अगर स्पीकर उसको अलोकेट कर देता है तो, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी है ना वो क्या है, पार्लियामेंट ने जो पॉलिसी अप्रूव कर रही है ना उसके ऊपर कमेंट नहीं करेगी, बस उसको अगर वो रिजल्ट अच्छे से नहीं देता है या फिर वेस्ट हो रहा है ना तो उसके ऊपर कमेंट करेगी। कोपू क्या करता है, कोपू का जो पीएसयू का परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है, पॉलिसी प्रोग्राम फाइनेंशियल ऑपरेशन को चेक करता है। ये हो गया हमारे पास में कमिटीज, ठीक है। अब कमिटीज हो गए सर, अब कमिटीज हो गई, C&AJ हो गया। अब हमको देखना है अभी ये दोनों का रोल क्या है, ये दोनों आपस में आने चाहिए, क्योंकि दोनों का काम तो एक ही है कि एग्जामिन करना है कि गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रहा है। तो दोनों अगर साथ में आके काम करेंगे तो और बहुत बढ़िया होता है। तो दोनों आके साथ में कैसे काम करते हैं, C&AJ का रोल क्या है इन द फंक्शनिंग ऑफ द कमिटीज, ठीक है। तो कमिटी में C&AJ हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है, वो एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड बनता है कमिटीज के लिए। कैसे गाइड बनता है सर, इसके लिए हम आके देखो, मैं तुमको बता देता हूँ कैसे हेल्प करता है। ये जो है ना ये बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम वाला जो चार्ट है ना, इसको देखो, आइसक्रीम वाला चार्ट देखो तुम। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो तुम्हारे पास में मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, इसका ऑडिट कौन करेगा, C&AJ इसका ऑडिट करेगा, ठीक है। ये तुम्हारा पॉइंट नहीं है, बस ये बेसिक है, इसका ऑडिट C&AJ करेगा। अब ये C&AJ के रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट किसके पास जाते हैं, कमिटीज के पास जाते हैं। तो जो C&AJ के रिपोर्ट है ना ये कमिटीज के वर्किंग का बेसिस बनता है, एक कमिटीज के वर्किंग का बेसिस बनेगा C&AJ के रिपोर्ट। तो कमिटी क्या करेगी, C&AJ की रिपोर्ट चेक करेगी और फिर उसको कुछ ना कुछ मिसयूज ऑफ फंड मिल जाएगा उसके रिपोर्ट से, ठीक है। तो अगर मिसयूज ऑफ फंड होता है ना वो क्या करेगी, वो मिनिस्ट्री या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जाके बोलेगी कि भाई साहब ये मिसयूज क्यों हुआ है, तुम हमको क्या कर लो, तुम हमको अपने नोट्स सबमिट कर लो, तुम अपने नोट्स हमको सबमिट कर लो। तो जो मिनिस्ट्री गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसके जो नोट्स है ना वो कमेटी को सबमिट करेगी ना, तो वो कुछ भी भेज सकती है कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो उसको चेक कौन करेगा, C&AJ चेक करेगा। क्यों सर, क्योंकि उसने ऑडिट किया है ना तो उसको अच्छे से पता है। तो जो मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो चीज कमेटी को भेजेगी ना अपने नोट्स वगैरह, वो कहाँ से जाएंगे, C&AJ के थ्रू होके जाएंगे, ठीक है। तो C&AJ क्या करेगा, वो जो सबमिशन है ना वो करेक्ट है क्या, तो करेक्टनेस ऑफ सबमिशन चेक करेगा एंड उसके फैक्ट एंड फिगर को भी चेक करेगा कि ये इसमें जो फैक्ट एंड फिगर है ना वो सच है कि नहीं है, ठीक है। तो कमेटी को अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो बात कर रहा है ना वो सही है या फिर नहीं है, ठीक है सर। अब क्या बात होती है, अब ये बात होती है कि जो कमेटी है ना, कमेटी ये क्या करेगी, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव में क्या करेगी, अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी, अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी, खुद के फाइंडिंग प्रेजेंट करेगी, ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट करेगी, रिकमेंडेशन प्रेजेंट करेगी बेस्ड ऑन C&AJ का रिपोर्ट।
क्योंकि ये सारी चीज़ें उसने सीएनडीजी के रिपोर्ट के ऊपर ही आधार पर ही बनाई है। ठीक है, अब देखो इसने ना ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन वगैरह सबमिट करी है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन वगैरह है ना, रिकमेंडेशन वगैरह है ना, इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री को काम करना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, काम करेंगे, उसके ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, और उन्होंने जो एक्शन लिया है ना, वो एक्शन टेकन जो है ना, वो इन्फॉर्म करेंगे कमिटीज को जाके बता देंगे कि ये एक्शन हमने लिया है। ठीक है, और उसके ऊपर जो एक्शन टेकन रिपोर्ट होता है ना, वो क्या करेंगे, पार्लियामेंट में सबमिट करेंगे। देखो इन्फॉर्म करेंगे एक्शन टेकन किसको, कमिटीज को, एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट कहाँ पे सबमिट करेंगे, पार्लियामेंट में सबमिट करेंगे। सर कभी कभी क्या होता है, तुम्हारे पास में टाइम कम होता है, तो ये जो कमिटीज है ना और ये जो मिनिस्ट्री गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, इनके बीच का कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो उस केस में कमिटी क्या करती है, इनका रिपोर्ट चेक करेगी सीएनडीजी का, एंड इनसे बस रिटर्न रिस्पॉन्सेस लेगी, और ये बाकी सारी चीजें करने की जगह पे रिटर्न रिस्पॉन्सेस को अपने रिपोर्ट में ऐड करके पार्लियामेंट में सीधा सीधा रख देगी। ठीक है सर, तो देखो देखो कभी कभी क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट है ना, वो थरोली डिस्कस नहीं होता है कमेटी से, वो क्या करेंगी, रिटर्न रिस्पॉन्सेस को ऑब्टेन करेंगी और उसको अपने रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करके पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगी। इससे क्या फायदा होता है सर, इससे फायदा होता है कि अगर कोई चीज छूट भी जा रही है ना, तो ऐसे ही नहीं छूटनी चाहिए। जो सीएनडीजी के जो रिपोर्ट होते हैं ना, जो ऑडिट रिपोर्ट होते हैं ना, वो गवर्नमेंट ने लाइटली नहीं लेना है एक भी। ठीक है, क्योंकि उसको अगर पता है कि हर चीज ये ना पार्लियामेंट में डिस्कस होने ही वाली है, तो उसके जो रिपोर्ट है ना, वो लाइटली नहीं होते। तो यहाँ पे सीएनडीजी कैसे कैसे हेल्प कर रहा है, तो देखो सबसे पहले सीएनडीजी ऑडिट करके इसको रिपोर्ट दे रहा है, तो ऐसे हेल्प कर रहा है। दूसरे पॉइंट में तुमने देखा है कि ये जो नोट्स है ना, इसका करेक्टनेस ऑफ सबमिशन फैक्ट एंड फिगर चेक करके हेल्प कर रहा है। तीसरे पॉइंट में ना, इसका जो रिपोर्ट बनते जा रहा है ना, वो सीएनडीजी के रिपोर्ट के ऊपर ही बनते जा रहा है, तो यहाँ पे भी सीएनडीजी हेल्प कर रहा है। एंड चौथे पॉइंट में क्या बात होती है, ये सारी चीजें हो रही है ताकि जो तुम्हारे सीएनडीजी का रिपोर्ट है ना, वो इंश्योर हो जाता है कि तो गवर्नमेंट उसके ऊपर हल्के में नहीं लेता है, उसको तुम गवर्नमेंट अच्छे से देखता है। ठीक है, अब यही बात तुमको पॉइंट वाइज में सेम टू सेम बात तुमको पॉइंट वाइज में पढ़नी है, फटाफट समझने की कोशिश करो। फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऐसे एक्ट करता है सीएनडीजी कमिटीज के लिए। कैसे एक्ट करेगा, उसके जो रिपोर्ट है, उसके किसके, सीएनडीजी के रिपोर्ट है ना, जनरली फॉर्म करते हैं कमिटीज के वर्किंग का बेसिस। हालांकि उनको बस उतना चेक करना नहीं है, बट जनरली उसके वर्किंग के बेसिस बनेंगे। फिर वो क्या करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा नोट्स, किसके नोट्स, मिनिस्ट्री ने जो सबमिट करे हैं कमिटीज को। उससे क्या होता है, हेल्प्स कमिटीज टू चेक उसके जो सबमिशन है वो करेक्ट है क्या, एंड फैक्ट एंड फिगर है वो सही है क्या, वो चेक करने में उसको हेल्प हो जाती है। फिर बात करते हैं, कमिटीज प्रेजेंट करेगी उनके रिपोर्ट पार्लियामेंट में, कमिटी अपने रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगी, उसके साथ में उसने ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन सीएनडीजी रिपोर्ट एंड उसके खुद के फाइंडिंग्स, ये सारी चीजें क्या करेगी, अपने पार्लियामेंट में रख देगी। मिनिस्ट्री के पास में एंड डिपार्टमेंट के पास में क्या हो जाता है, उसके ऊपर एक्शन लेने का टाइम आता है, तो क्या करेगी, एक्शन लेगी, और जो एक्शन लिया है ना, वो कमेटी को इन्फॉर्म करेगी, और एक्शन टेकन रिपोर्ट करके जो रिपोर्ट है ना, वो पार्लियामेंट में सबमिट करेगी, प्रेजेंट करेगी। ठीक है सर, और एक आखिरी वाला पॉइंट था कि अगर कोई रिपोर्ट थरोली डिस्कस नहीं होता है ना, तो उसमें तुम क्या करते हो, रिटर्न रिस्पॉन्स ऑब्टेन करते हो डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से, एंड उस रिस्पॉन्स को तुम क्या करोगे, अपनी रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करके पार्लियामेंट में उसको तुम रखोगे। इससे क्या इंश्योर होता है, जो ऑडिट रिपोर्ट है ना, उसको गवर्नमेंट लाइटली नहीं लेती है। खत्म सर, ऑब्जेक्टिव कुछ खास नहीं है, इसको रीड मारो, बस एक कंसेप्ट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दे दो। ये जो स्कोप एंड एक्सटेंट है ना ऑडिट का, वो कौन डिटरमाइन करता है, सीएनडीजी की, कितना ऑडिट करना है, कितना स्कोप में क्या होना चाहिए, एक्सटेंट कितना होना चाहिए, वो कौन डिटरमाइन करेगा, सीएनडीजी खुद डिटरमाइन करेगा। बहुत ही पावरफुल बंदा होता है। ठीक है, बाकी ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको रीड मारो। अब इसके बारे में, इसके बाद में हम जाके बात करते हैं कि अच्छा जी सर, समझ में आ गया, खत्म हो गया, तुम्हारा आधा पोर्शन खत्म हो गया, अब हम ऑडिट में जानने वाले हैं। ठीक है, अभी हम पीएसयू का ऑडिट कर रहे हैं, अभी तक हमने बेसिक बेसिक बातें सारी समझी। सर तो ऑडिट हो रहा है, तो हमारे पास में ना एलिमेंट बताइए, बेसिक एलिमेंट होते हैं ऑडिट के, जहाँ पे तुम्हारे पास में 3 पार्टीज होती है। 3 पार्टीज कौन होती है, एक होता है ऑडिटर, एक होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एंड एक होता है तुम्हारा इंटेंडेड यूजर। ये सारी चीजें क्या होती है सर, जैसे नॉर्मल एफएस में तुम्हारे पास में ऑडिटर होता है, वैसे ऑडिटर है। जैसे नॉर्मल केस में तुम्हारे पास में रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होता है, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी, वैसे ही यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे तुम्हारे पास में ऑडिटेबल एंटिटी, उनका टीसीडब्ल्यूजी ही तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल पार्टी होता है, लेकिन ये जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लेजिस्लेटिव अरेंजमेंट से डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, इंटेंडेड यूजर कौन होता है, जैसे हमारे पास में मेंबर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वैसे ही यहाँ पे इंटेंडेड यूजर कौन हो सकते हैं, तुम्हारे मेरे जैसे आम आदमी, इंडिविजुअल हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हो सकता है, यहाँ पे इंटेंडेड यूजर कोई भी हो सकता है।
ठीक है सर। ऑडिटर में हमने बेसिक बेसिक तो ये पढ़ा है कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन होता है, C&AG होता है एंड इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो C&AG है ना, ये क्या करेगा, साई के ऊपर का हेड भी वही है, इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट्स का हेड भी यही है। ठीक है, तो हेड कौन है, सबसे ऊपर C&AG है। अब ये जो इंडियन ऑडिट डिपार्टमेंट है ना, इसको फॉर्म किया है ताकि तुम्हारा ऑडिट करने में ईजी हो जाए, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, अभी इन्होंने है ना एक बोर्ड को भी इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, इसको जैसे कि हमारे पास में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर तुम्हारे पास में क्या है, CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो वैसे ही बोर्ड को फॉर्म किया जाता है ताकि तुम्हारा काम और ईजी हो जाए। अब ये जो बोर्ड है ना, ये किसने फॉर्म किया है, ये जो तुम्हारे पास में डिपार्टमेंट है ना, उसने फॉर्म किया है। तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट ने क्या किया है, ऑडिट बोर्ड को फॉर्म किया है ताकि तुम्हारा ऑडिट और अच्छे से हो जाए। अब ये जो है ना, ये तुम्हारा सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये अलग से काम नहीं करता है। ये क्या करेगा, C&AG के सुपरविजन में ही काम करेगा, उसके अंदर ही ऑपरेट करेगा। मतलब सारी चीजें अल्टीमेटली किसके हाथ में है, C&AG के हाथ में है। बहुत पावरफुल बंदा है। ठीक है, अब ये जो बोर्ड है ना, इसका काम क्या होता है, इसमें होते हैं इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, तगड़े तगड़े एक्सपर्ट इसमें होते हैं, जो क्या करेंगे, PSU के मैनेजमेंट के डिसीजन को रिव्यू करेंगे कि इसने ऐसा डिसीजन कैसे लिया है, इसने क्यों ऐसा किया है। ये सारी चीजें कौन चेक करेगा, ऑडिट बोर्ड के जो जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं ना, वो क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे PSU मैनेजमेंट का डिसीजंस। उसके जो फाइंडिंग्स आते हैं ना, वो फाइंडिंग्स को डिस्कस करेंगे PSU की मैनेजमेंट के साथ में एंड गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ में कि इसने ऐसा किया है, उसने ऐसा किया है। वो फाइंडिंग्स को डिस्कस करेंगे एंड C&AG क्या करेगा, इंक्लूड करेगा उनके अप्रेजल इनटू देयर ओवरऑल रिपोर्ट। मतलब इन्होंने जो भी फाइंडिंग्स आते हैं ना इनके, वो क्या करेगा, C&AG की रिपोर्ट में ऐड करेगा, अपने रिपोर्ट में वो पॉइंट्स ऐड करेगा। सर ये बात हम जब C&AG का रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, तब तुमको याद आनी चाहिए कि ऑडिट बोर्ड जो है ना, वो कुछ कुछ चीज़ें चेक करेगा, उसके कुछ कुछ फाइंडिंग क्या आते हैं तुम्हारे C&AG के रिपोर्ट में अल्टीमेटली आ जाते हैं। ये होता है तुम्हारा ऑडिट बोर्ड। ठीक है, अब समझने की बात आती है कि सर ये सारी चीज़ें है ना, ये सारी चीज़ें हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे आता है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, और जब जब कंपनी आता है ना, तो कंपनीज एक्ट में ऑडिटर कौन होना चाहिए, ऑडिटर होना चाहिए हमारे पास में CA। ठीक है, अगर कंपनीज एक्ट में कोई कंपनी है ना, तो उसका ऑडिटर कौन बनेगा, CA ही बनेगा। तो इसकी वजह से हमको ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी आता है। तो गवर्नमेंट कंपनी कौन होता है, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी में मोर देन और इक्वल टू 51% स्टेक हेल्ड करता है। 50% नहीं है दोस्त, 50.5% है ना, 50.5% है ना, तो भी हमको नहीं चलेगा। कम से कम हमारे पास में 51% होना चाहिए, कम से कम 51% होना चाहिए। 51 या फिर उससे ज़्यादा चलेगा, 51 इजिकल टू मोर देन 51% है। सर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है हमारे पास में, अगर स्टेट गवर्नमेंट है चलेगा क्या, चलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में है, चलेगा। सर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन दोनों का मिलाकर 51 से ज़्यादा है, चलेगा भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट एक का नहीं है, बट बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलकर है, या फिर बस स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे मिलकर है, तो भाई हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा फॉर्म कैसे भी हो, तुम्हारा कितना भी तुम्हारा मिक्सचर हो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमको देखना है कि गवर्नमेंट का तुम्हारा मोर देन और इक्वल टू 51% है क्या। वर्डिंग कैसे होता है, नॉट लेस देन 51%। ठीक है, वर्डिंग क्या यूज होगा, नॉट लेस देन 51%। सर ये तो ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी जो गवर्नमेंट का है ना, 51% तो है तुम्हारे कंपनी में है, एंड वो कंपनी का किसी और कंपनी में 50% से ज़्यादा है। मतलब वो जो कंपनी है ना, वो कंपनी तुम्हारे गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, तो गवर्नमेंट की सब्सिडरी कंपनी भी तुम्हारी क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। तो दोस्त यहाँ पे तो 51% आएगा जब गवर्नमेंट क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा 50% आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना गवर्नमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है। ये चीज़ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना है तुम्हें, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी भी तुम्हारी गवर्नमेंट कंपनी बनेगी। तो सर यहाँ पे हमारा काम क्या होता है, C&AG क्या करेगा, C&AG अपॉइंट करेगा प्राइवेट CA फर्म्स को, प्राइवेट CA फर्म्स को अपॉइंट करेगा, उसके बाद में उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा कि ऐसे ऐसे काम करो, एंड कैन कमेंट ऑन फाइनल ऑडिट रिपोर्ट। C&AG क्या करेगा, जो तुम्हारे CA के जो ऑडिट रिपोर्ट जाते हैं उसके ऊपर, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कमेंट करेगा, एंड सप्लीमेंट्री ऑडिट, टेस्ट ऑडिट भी कंडक्ट कर सकता है। सर ध्यान देने की बात और एक यहाँ पे आती है, ये जो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट जाते हैं ना हमारे, किसके, CA के ऑडिट रिपोर्ट जो जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो क्या करेगा, C&AG उसके रिपोर्ट में ऐड करेगा। तो C&AG के रिपोर्ट में तुम्हारे 2 पॉइंट तो बनेंगे, एक तो तुम्हारे ऑडिट बोर्ड के जो रिपोर्ट आते हैं वो आएंगे, एंड तुम्हारे जो कंपनी ऑडिटर के जो रिपोर्ट आते हैं ना, CA के जो आते हैं ना, वो भी तुम्हारे रिपोर्ट C&AG के रिपोर्ट में आ जाएंगे। ठीक है सर, अब इस चीज को अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं हमारे नोट्स में से।
ठीक है, ऊपर से हमने जो जो छोड़ा था ना, ये देखो यहाँ पे सब कवर हो जाता है। सेक्शन 245 ऑफ कंपनीज एक्ट में गवर्नमेंट कंपनी जहाँ पे नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी फॉर्म में, इसमें वो कंपनी भी आता है जो सब्सिडरी कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी का। सीएनडीएजी सीए फर्म्स को अपॉइंट करेगा, सीएनडीएजी उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा एंड सीएनडीएजी उनके ऊपर फाइनल ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कमेंट करेगा एंड सप्लीमेंट्री टेस्ट ऑडिट कर सकता है। ऑडिट बोर्ड के बारे में इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन सीएनडीएजी के सुपरविजन में वर्क करेगा। इसमें एक्सपर्ट इन्वॉल्व होते हैं, फाइंडिंग्स डिस्कस करते हैं पीएसयू मैनेजमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में एंड सीएनडीएजी इनकॉर्पोरेट करेगा उनके अप्रेजल इनटू देयर ओवरऑल रिपोर्ट। सर बात करते हैं अभी हमारे पास में एलिमेंट ऑफ पीएसयू ऑडिट में हमारे पास में बेसिक 3 पार्टीज आती है। 3 पार्टीज में हमने बात करी ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर। ठीक है, यहाँ पे समझने की बात है, इंटेंडेड यूजर कौन है? आम आदमी है, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव अरेंजमेंट से डिटरमाइन होता है, जनरली ऑडिटेबल एंटिटी या फिर उनका टीसीडब्ल्यू जो होता है। ऑडिटर में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, पर्सनल कौन होता है? सीएनडीएजी होता है एंड इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। जो सीनियर फंक्शनरी साई के हैं, जो स्टेट लेवल पे सीएनडीएजी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको अकाउंटेंट जनरल बोलते हैं या फिर प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल बोलते हैं। सर अब हम बात करेंगे, हमारे पास में 3 पार्टीज हो जाती है और हमारे पास में 3 टर्म्स आ जाते हैं। 3 टर्म्स कौन से है? एक होता है सब्जेक्ट मैटर, एक होता है क्राइटेरिया एंड एक होता है सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। सर ये सब क्या होता है? देखो सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे पास में एफएस है ना, जो हम चीज चेक करने जा रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट मैटर। तो एफएस हम चेक करने जा रहे हैं, तुम्हारे पास में सब्जेक्ट मैटर है। सर एफएस हम किसके हिसाब से चेक करेंगे ना, वो होता है तुम्हारा एफआरएफ। एफएस एफआरएफ के हिसाब से बना है कि नहीं बना है, ये हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो एफआरएफ आता है ना, वो तुम्हारा क्या है? क्राइटेरिया है। इसको हम चेक करना पड़ेगा कि एफएस जो है ना एफआरएफ के हिसाब से बना है। तो अगर एफएस एफआरएफ के हिसाब से बना है ना, तो हम क्या बोलेंगे? हम रिपोर्ट में क्या बता देंगे? एफएस एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, एफएस हैज बीन प्रिपेयर प्रेजेंटेड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। ये जो स्टेटमेंट जाता है ना, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो सर और एक चीज आती है, जैसे पीएसयू का परफॉर्मेंस तुमको चेक करना है, किसके अगेंस्ट चेक करोगे? तुम रेशियोज, रेवेन्यू टारगेट जो गवर्नमेंट ने सेट किया है उसके अगेंस्ट चेक करोगे। उसके बाद में हम बोलेंगे कि 90% टारगेट में होते हैं। वैसे स्कीम का इंपैक्ट तुमको देखना है, किसके हिसाब से देखोगे? पॉलिसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखोगे। हम क्या बोलेंगे? कितना उसने कम किया है। फिर जब उसको कंप्लाइंस चेक करना है रेगुलेशन का, तो अब हम किसके हिसाब से करेंगे? एक्ट या फिर लॉ के हिसाब से करेंगे। और हम बाद में बोलेंगे वायलेट करता है कि कंप्लाई करता है। तो ये चीज क्या होती है? तो हमारे पास में आते हैं सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया आता है एंड उसके बाद में सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन आता है। सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या? इंफॉर्मेशन, कंडीशन, एक्टिविटी, इसको हम चेक करने वाले, एग्जामिन करने वाले हैं क्राइटेरिया के अगेंस्ट में। व्हाट वी आर एग्जामिनिंग, जैसे कि हम क्या का पीएसयू का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करने वाले हैं, ये तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर होता है। फिर बात करते हैं क्राइटेरिया की। ये क्या है? बेंचमार्क होता है जिससे तुम सब्जेक्ट मैटर को क्या करोगे? इवेल्युएट करोगे। जैसे स्टैंडर्ड क्या सेट किया है एग्जामिन करने के लिए, उसने रेवेन्यू टारगेट रखे हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड रखे हैं, डॉक्यूमेंट दिया है, पॉलिसी दिया है, ये सारी चीजें क्या होती है? क्राइटेरिया होती है। फिर जब हम क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के साथ में कंपेयर करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ये क्या है? तुम्हारा आउटकम है किसका? इवेल्युएशन, तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर एंड क्राइटेरिया का इवेल्युएशन। आउटकम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे हम बात करेंगे पीएसयू ने क्या किया है? 90% टारगेट अचीव किया है बट ओवर स्पेंड किया है 800 करोड़। ठीक है, ये बस 3 टर्म्स आते हैं एंड उसके बाद में तुम्हारे पास में 2 टाइप्स आते हैं। ठीक है, ये 3 टर्म्स तुम चाहे तो यहाँ से एक बार देख लो। इसमें सब्जेक्ट मैटर में इंफॉर्मेशन, कंडीशन, एक्टिविटी होता है जिसको हम मेजर करेंगे क्राइटेरिया के अगेंस्ट में। क्राइटेरिया तुम्हारा बेंचमार्क होता है जिससे तुम सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट करते हो। सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन तुम्हारा आउटकम है जिससे तुम क्या करते हो? इवेल्युएट करने के बाद में जो होता है वो तुम्हारा आउटकम सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे 3 हमने क्या देखे हैं? हमने 3 देखे हैं टर्म्स, 3 देखे हैं टाइप्स, सॉरी 3 पार्टीज देखे हैं, 3 टर्म्स देखे हैं। अब हम देखते हैं 2 टाइप्स। 2 टाइप्स ऑफ ऑडिट आता है जहाँ पे तुमको देखना पड़ता है। एक होता है अटेस्टेशन एंगेजमेंट एंड दूसरा होता है डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। दूसरा कौन सा है? डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। अटेस्टेशन एंगेजमेंट मतलब क्या? रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो होता है ना, जैसे उसका टीसीडब्ल्यूजी है, वो क्या करेगा? मेजर एंड इवेल्युएट करेगा सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट में। ठीक है, मतलब एफएस एफआरएफ के हिसाब से है कि नहीं है, वो चेक कौन करेगा? वो उसका मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी चेक करेगा। ये होता है हमारा फाइनेंशियल ऑडिट। क्योंकि हम बात करते हैं ना, एफएस कौन बनाएगा? मैनेजमेंट बनाएगा। तो वैसे ही तुम्हारा ये अटेस्टेशन एंगेजमेंट जो होता है ना, उसमें क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी मेजर करेगा, इवेल्युएट करेगा, सारी चीजें वो चेक करेगा। हम उसके बाद में आएंगे।
सर डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में क्या होता है, ये जो ऑडिटर है ना यही सारी चीजें चेक करेगा, मेजर करेगा, इवेल्युएट करेगा सब्जेक्ट मैटर जो ना वो क्राइटेरिया के अगेंस्ट में है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में बहुत सारे ऑडिट आते हैं, जैसे कि एक आता है कंप्लायंस ऑडिट, दूसरा आता है परफॉर्मेंस ऑडिट, तीसरा आता है कंप्रेहेंसिव ऑडिट एंड चौथा आता है प्रोप्राइटी ऑडिट। एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, उससे पहले बेसिक बेसिक समझने की कोशिश करो। कंप्लायंस ऑडिट मतलब क्या, लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है क्या तुमने, ये चीज चेक करने की बात करता है, जिसमें दो कंसेप्ट आता है, एक आता है रेगुलरिटी, मतलब तुम्हारा रेगुलेशंस, लॉ रेगुलेशंस को फॉलो किया है क्या, एंड प्रोप्राइटी मतलब साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के हिसाब से, कमर्शियल प्रैक्टिस के हिसाब से तुमने काम किया है क्या। फिर आता है परफॉर्मेंस ऑडिट, जिसमें हम देखते हैं तुम्हारे ऑब्जेक्टिव जो है ना वो अचीव हुए क्या, इसमें हम इकोनॉमी, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के बारे में बात करेंगे। कंप्रहेंसिव ऑडिट क्या होता है सर, यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल, कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस ऑडिट को कंबाइन करके बहुत सारी चीजें चेक करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक ही होता है लेकिन क्राइटेरिया अलग अलग होता है, तो एफएस को ही हमको चेक करना है लेकिन अलग अलग तरीके से चेक करना है, एफआरएफ के हिसाब से चेक करना है, लॉ रेगुलेशन के हिसाब से चेक करना है, हमको बहुत इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए चेक करना है। तो यहाँ पे ना अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, कंप्रहेंसिव ऑडिट करते हैं, मतलब मोटा मोटे लेवल पर ऑडिट करते हैं। प्रोप्राइटी में ना हमको बस एक्सपेंडिचर का ऑडिट करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर तुम्हारा पब्लिक इंटरेस्ट में है क्या नहीं है। ठीक है, डिसीजन जो लिए ना वो तुम्हारे प्रूडेंट एंड इथिकल है क्या, ये चीज हमको चेक करनी पड़ती है। सिंपल सी बात है, तो आते हैं शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये हमने टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट देखा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी मेजर करेगा, नहीं तो ऑडिटर मेजर करेगा। तो और एक चीज आती है ऑडिट में जानने से पहले, एक समझो कि हमारे पास में ना प्रिंसिपल्स होते हैं पीएससी ऑडिट के। ये प्रिंसिपल मतलब हमारे पास में दो है, एक है जनरल प्रिंसिपल एंड एक होते हैं ऑडिट के प्रोसेस को रिलेट करने वाले प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल मतलब क्या है, जो तुम नॉर्मल ऑडिट में जो जो करते हो ना वो वाले प्रिंसिपल आते हैं। ऑडिट में हम क्या क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अपना जजमेंट लगाते हैं, ड्यू केयर के साथ में करते हैं, अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखते हैं, ऑडिट टीम को मैनेज करते हैं, उनका स्किल देखते हैं, ऑडिट में हम इथिक्स एंड इंडिपेंडेंस को मेंटेन करते हैं, ऑडिट का रिस्क देखते हैं, मटेरियलिटी देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन देखते हैं। ये सारे जनरल प्रिंसिपल होते हैं। तो सर ऑडिट प्रोसेस को क्या रिलेट करते हैं, ऑडिट प्रोसेस को है ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लान करेंगे, उसके बाद में ऑडिट को कंडक्ट करेंगे एंड बाद में रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो जब हम प्लान करेंगे ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले टर्म्स ऑफ ऑडिट को देखेंगे कि भाई साहब ऑडिट के टर्म्स को इस्टेब्लिश करेंगे, एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग करेंगे, फिर हम रिस्क देखेंगे, फ्रॉड का रिस्क है क्या, एंड अपना ऑडिट प्लान को डेवलप करेंगे। तो प्लान जैसे ही डेवलप होता है उसके बाद में हम ऑडिट को परफॉर्म करते हैं ताकि हमको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे ऑडिट एविडेंस जो है ना, एंड उसको क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे एंड अपने कंक्लूजन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, कंक्लूजन के ऊपर आ जाते हैं कि हमको अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है, मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, जो भी है। उसके बाद में हम रिपोर्ट करेंगे, अपने रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे बेस्ड ऑन द जो कंक्लूजन हमने रीच किए हैं, एंड फॉलोअप लेंगे जो मैटर्स रिलेवेंट है उसके ऊपर। ठीक है, तो सिंपल सी बात आती है, प्लानिंग में तुम प्लान करोगे, परफॉर्मेंस कंडक्ट करोगे, ऑडिट में परफॉर्म करोगे, कंक्लूजन के ऊपर आ जाओगे एंड रिपोर्ट करोगे। ठीक है, ठीक है, ये प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, ये बात को थोड़ा एक मिनट के लिए होल्ड करो, अभी उसके ऊपर वापस आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, तो तुम्हारा सिंपल सा नॉर्मल फाइनेंशियल ऑडिट तुमको पता है, जिसके ऊपर अपना ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस कौन करता है, सीएनडीजे एक्सप्रेस करेगा। इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दे दो, ऑडिट ओपिनियन सीएनडीजे एक्सप्रेस करेगा। एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर इन एफएस। ठीक है, सिंपल सी बात होती है। इंपॉर्टेंट चीज आती है कंप्लायंस ऑडिट के बारे में। देखो कंप्लायंस ऑडिट का सबसे पहले आता है तुम्हारे पास में, कंप्लायंस ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ वेदर गिवन सब्जेक्ट मैटर जो है ना वो तुम्हारा कंप्लायंस में है कि एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर जो है ना तुम्हारा क्या देखना है तुमने, कंप्लायंस में है क्या क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है, ये तुम्हारा आता है इंडिपेंडेंट असेसमेंट। तो इसमें हमने बोला था दो चीज तुमको डिस्कस करनी होती है, दो चीज तुमको चेक करनी होती है, एक होता है रेगुलरिटी एंड दूसरा होता है प्रोप्राइटी। रेगुलरिटी मतलब क्या, अधरेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू द फॉर्मल क्राइटेरिया कमिंग फ्रॉम द लॉज रेगुलेशन एग्रीमेंट। ठीक है, लॉ रेगुलेशन एग्रीमेंट के हिसाब से है क्या, ये चीज जब तुमको चेक करनी होती है वो तुम्हारा क्या होता है, रेगुलरिटी होता है। एंड प्रोप्राइटी में क्या होता है तुम्हारे पास में, जनरल प्रिंसिपल्स जो गवर्न करते हैं साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एंड इथिकल कंडक्ट को ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स। ठीक है, अभी जो प्रोप्राइटी वाला कंसेप्ट है ना तुमको प्रोप्राइटी ऑडिट में अच्छे से समझा होगा। ठीक है, कंप्लायंस ऑडिट को तुम अलग से अपना सेपरेट भी परफॉर्म कर सकते हो, या फिर तुम्हारा एफएस ऑडिट जैसे तुम्हारा तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिट बनता है, जो ये जो फाइनेंशियल ऑडिट है ना इसके साथ में भी कंडक्ट कर सकते हो, नहीं तो तुम परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ में भी कंडक्ट कर सकते हो। परफॉर्मेंस ऑडिट इसके बाद में आ जाएगा।
ठीक है। तो इसका जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस है ना, ये क्या है, ये देखो स्टार है तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है। अभी जो इसका जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस तुमको समझना पड़ेगा। जो ऊपर हमने देखा है ना, इसका जो ऑडिट का प्रोसेस नॉर्मल, उसी के आधार पर नीचे भी चलता है। जैसे कि रिपोर्टिंग है ना, ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट तुम्हारा नीचे भी आएगा। हमको रिपोर्ट प्रिपेयर करना है एंड फॉलोअप लेना है। इसके बाद इसके बीच में बस एक पॉइंट ऐड होके आता है। अगर तुम यहाँ पे देखते हो, तुमको रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है, तुमको फॉलोअप लेना है, बस इसमें तुमको एक पॉइंट आ जाएगा, तुमको रिस्पॉन्सेस भी इसमें ऐड करने हैं रिपोर्ट में। ठीक है। रिपोर्ट में तुमको रिस्पॉन्सेस भी ऐड करने होते हैं। ये तुम्हारा रिपोर्टिंग तो हो गया सर। उसके पहले हमने बात करी थी प्लानिंग एंड कंडक्टिंग में। इसका जो प्लान है ना, यही इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एंड इसका जो कंडक्ट है ना, यही इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। तो ऐसे 1, 2, 3, 4 एंड 5 पॉइंट उनके बन जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले प्लान के बारे में देखो। प्लान को इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है। प्लान के बारे में उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एंड कंडक्ट को इन्होंने भी दो हिस्सों में डिवाइड किया है। तो पहले बात करते हैं प्लान के बारे में। तो प्लान में उन्होंने क्या बोला है, देखो नाम नाम समझने की कोशिश करो। नाम क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल्स एंड एनुअल कंप्लायंस ऑडिट प्लान। मतलब क्या, एक तो जनरल प्रिंसिपल जो हमने ऊपर बात करी थी, बहुत सारे मटेरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट रिस्क, ये सारी चीजें, एंड एनुअल कंप्लायंस ऑडिट प्लान। मतलब ये क्या बात हो रही है तुम्हारे पास में, एनुअल कंप्लायंस एंड ऑडिट प्लान के बारे में बात होती है। तो तुमको यहाँ से ही सारी चीजें उठानी है, ये नाम याद रखना है, उसमें से सारी चीजें उठानी है। तो इन्होंने बोला कि जनरल प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तुम्हारे पास में बहुत सारे हैं। इन्होंने नीचे पॉइंट में बता दिया है, जो इसमें इथिकल वाले है ना, उसको उठाओ। कंसिडर प्रिंसिपल्स विथ इथिकल सिग्निफिकेंस। इथिकल वाले उठाओ प्रिंसिपल को, एंड दूसरे कौन से उठाने हैं वो तुम देखो, जो कंप्लायंस ऑडिट के लिए डायरेक्टली रिलेट करते हैं ना, वो वाले बाकी के उठाओ। ठीक है। मतलब ये जो तुम्हारे पास में ऊपर जनरल प्रिंसिपल थे ना, उसमें से इथिक्स वाले तो उठाओ, एंड इसमें से जो तुम्हारे कंप्लायंस ऑडिट के लिए जो डायरेक्टली रिलेवेंट होते हैं ना, वो सारे उठाओ। ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बात करी है यहाँ पे देखो, एनुअल प्लान को तुमको देखना है, तो एनुअल प्लान को तुम डेवलप करो फॉर कंप्लायंस ऑडिट। सिंपल से 3 पॉइंट इसमें से ही बन गए। बस एक चीज आती है, तुमको ऑडिट करना है ना, तो ऑडिटेबल एंटिटी कौन है उसको तो डिटरमाइन करो भैया। ठीक है। तो ये प्लान का तुम्हारा एक हिस्सा तो हो गया। दूसरा हिस्सा क्या है, बहुत ही सिंपल है, तुमको प्लानिंग करना है। तो प्लानिंग करते समय सबसे पहले बोलो यस यस यस, एंड उसके बाद में शुरू हो जाओ। यस 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 का क्या मतलब होता है, डिटरमाइन करो कंप्लायंस ऑडिट का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। पहला इसका है तुम्हारा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। दूसरा इसका है तुम्हारे पास में स्ट्रैटेजी एंड प्लान। जैसे कि हर ऑडिट के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी एंड प्लान लगाते हैं, तो कंप्लायंस ऑडिट के लिए भी देख लो। एंड उसके बाद में तीसरा इसका है, तुमको सब्जेक्ट मैटर तो देखना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लायंस ऑडिट के डेफिनेशन में ही क्या है, देखो सब्जेक्ट मैटर जो है ना, तुम्हारे क्राइटेरिया के हिसाब से है क्या नहीं है, उसका इंडिपेंडेंट असेसमेंट है। तो जो तुम्हारे पास में तीसरा ऐसे ना, तो तुमको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट मैटर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एंड क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो प्लानिंग में बोलो यस 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 एंड आगे बढ़ो। यस 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 क्या है तुम्हारे पास में, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी एंड प्लान, एंड सब्जेक्ट मैटर एंड क्राइटेरिया। ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें, एंटिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करेंगे, रिस्क देखेंगे, मटेरियलिटी देखेंगे, एंड उसके बाद में ऑडिट की प्रोसेस प्लान करेंगे। बात खत्म। एंटिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करेंगे, रिस्क को देखेंगे, एंड उसके बाद में मटेरियलिटी को एस्टेब्लिश करके प्लान करेंगे ऑडिट के प्रोसेस। यहाँ पे जो मटेरियलिटी है ना दोस्त, ये मटेरियलिटी तुम्हारे पास में प्लानिंग पर्पस के लिए होती है बस। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, क्योंकि आगे जाके जब तुम्हारे पास में मटेरियलिटी कंडक्ट में आती है ना, तो देखो यहाँ पे मटेरियलिटी कंसिडर करते हो रिपोर्टिंग पर्पस में। ठीक है। रिपोर्टिंग पर्पस के लिए मटेरियलिटी अलग से जाएगी तुम्हारे पास में। यहाँ पे जो मटेरियलिटी आती है वो तुम्हारे प्लानिंग पर्पस के लिए आती है। ठीक है। तो कंडक्ट में देखो हमारे पास में प्लान के 2 पॉइंट हिस्से हो गए। कंडक्ट में हमारे पास में क्या क्या है, ये बहुत ही इजी है। इसमें तुमको एविडेंस को गैदर करना पड़ता है, वो सफिशिएंट है क्या, अप्रोप्रिएट है क्या, वो देखना पड़ता है। उसको इवेल्यूएट करना है, इवेल्यूएट करके अपने पास में कंक्लूजन के ऊपर आना है, एंड उसके बाद में रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है। ठीक है। बस ये जो तुम एविडेंस गैदर करते हो ना, यहाँ पे तुमने हमेशा प्लानिंग को अपडेट करना है, रिस्क असेसमेंट को कंटिन्यूसली अपडेट करना है, एंड कंप्लायंस ऑडिट में हो तो नॉन कंप्लायंस को भी तुमने चेक करना है। सस्पेक्टेड वगैरह है तो उस नॉन कंप्लायंस को तुमने चेक करके जाना है। अब जो एविडेंस तुमने गैदर किया है ना, उसको इवेल्यूएट करना पड़ेगा एंड कंक्लूजन को फॉर्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसको इवेल्यूएट तो कर लेंगे, लेकिन मटेरियलिटी का ध्यान दे दो, क्योंकि रिपोर्टिंग पर्पस के लिए कंक्लूजन को फॉर्म कर लो, एंड साथ में हमेशा ऑनगोइंग डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान तुमने रख के जाना है। रिपोर्टिंग में रिपोर्ट को प्रिपेयर करो, रिस्पॉन्स को ऐड करो, एंड फॉलोअप ले लो। खत्म हो गया तुम्हारा कंप्लायंस ऑडिट। उसके बाद में हम बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में। फिर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट की। जैसे हमारे पास में ऊपर कंप्लायंस ऑडिट था, जिसमें हम क्या बात करते हैं, इंडिपेंडेंट असेसमेंट की, वैसे ही परफॉर्मेंस ऑडिट में भी हम इंडिपेंडेंट असेसमेंट की बात करते हैं।
ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम एक्टिविटी फंक्शन, उसका इंडिपेंडेंट असेसमेंट ही करते हैं। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट असेसमेंट, लेकिन उससे पहले हमको एविडेंस को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक एग्जामिन करना पड़ेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, किसको इन्फॉर्मेशन देना है, किसकी वजह से, किसके लिए देना है, टू इम्प्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग बाय द पार्टीज विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी एंड इनिशिएट करेक्टिव एक्शन। ये क्या है, इसका डेफिनेशन है मान लो। ठीक है, जब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तुमको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव लिखने पड़ेंगे एंड ये पॉइंट लिखना पड़ेगा, इतना सारा तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में तुमको क्या देखना है, ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है एविडेंस का फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट असेसमेंट of the performance of government organization program activity in order to provide information to public to improve public accountability and facilitate decision making by the parties responsibility to oversee and correct and इनिशिएट करेक्टिव एक्शन। तो इसमें से जो है ना, इसमें से जो है ना पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूव करना है ना, ये क्या हो जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास में है, टीसीडब्ल्यूजी के पास में है, तो उसको असिस्ट करना है ताकि तुम क्या करो, उसका तुम क्या कर सको, उसका अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट कर सको। तो ऑब्जेक्टिव में इसके पास में क्या है, सबसे पहले इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को इवेल्यूएट करना। एक क्या चीज़ आती है, इसको हम आगे जाके देखेंगे, तो टेंशन मत ले लो। उसके बाद में तुमको क्या करना है, प्रमोट करना है अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है, बाय असिस्टिंग टीसीडब्ल्यूजी ओवरसाइट रोल्स इंप्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जो जैसे हमने ऊपर बात करी थी, इससे तुमको क्या समझ में आएगा, तुम यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंसेंटिव को प्रोवाइड कर सकते हो फॉर रिस्पॉन्सिबल पार्टीज टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंसेंटिव को प्रोवाइड कर सकते हो सर, लेकिन इसमें 2 पॉइंट एडिशनल आते हैं। एक आता है ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करना एंड वैल्यू एडिशन के ऊपर फोकस करना। ट्रांसपेरेंसी को क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैसा जो है ना टैक्स पेयर का है, प्रोग्राम के बेनिफिशियरी होते हैं एंड अदर स्टेक होल्डर होते हैं ना, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास में पीडीएस है ना, तो यूजर जो है ना उनको पता होना चाहिए कि ये बेनिफिशियरी है, उनको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्या क्या हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करेगा, वैल्यू एडिशन करेगा, जहाँ पे तुमको ग्रेटेस्ट पोटेंशियल डेवलपमेंट है, पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट है, वहाँ पे क्या करेगा, फोकस करेगा वैल्यू एडिशन के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारे पास में, परफॉर्मेंस चेक करना है ना। जो सबसे पहले ऊपर से आते हैं इकोनॉमी, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, वो आगे जाके हम देखेंगे। तुमको अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है एंड कंस्ट्रक्टिव इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। उसके साथ में 2 चीज़ें थी, एक था तुम्हारे पास में ट्रांसपेरेंसी को क्या करेगा, एनहांस करेगा, एंड दूसरी चीज़ थी जो वैल्यू एडिशन के ऊपर फोकस करेगा। यहाँ पे और एक चीज़ तुमने ध्यान क्या देनी है कि जो रेगुलेशंस होते हैं ना ऑन ऑडिट एंड अकाउंट इशूड बाय CNDAG lay down that responsibility for development of the measurable objectives and performance indicator, मतलब जो मेजर करना का जो ऑब्जेक्टिव है एंड परफॉर्मेंस के इंडिकेटर है ना, उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एंड हेड ऑफ एंटिटीज की होती है। ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है। ठीक है, जिम्मेदारी किसकी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की होती है। तो उनको डिफाइन करना है वो सारी चीज़ें, बेंचमार्क, क्वालिटी, आउटपुट, मेजरेबल क्या है, मॉनिटरेबल टर्म्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ डिलीवरी क्या होना चाहिए, बेंचमार्क क्वालिटी ऑफ आउटपुट क्या होता है, वो सारी चीज़ों को डिफाइन करना वो भी जिम्मेदारी किनकी होती है, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड हेड ऑफ एंटिटीज के बारे में होती है। सर परफॉर्मेंस ऑडिट में हमने अभी 3 बातें करी है, इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के बारे में। क्वेश्चन आएगा इशू क्या एड्रेस होते हैं, यही 3 इशू को परफॉर्मेंस ऑडिट एड्रेस करता है। कौन से, इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, इकोनॉमी, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। ठीक है, इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के इश्यूज कैसे होते हैं, उसको कैसे एड्रेस करता है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, इकोनॉमी में हमारे पास में ECO, तो CO से क्या बनता है, CO से बनता है कॉस्ट। इफिशियंसी में हमारे पास में EFFI बनता है, तो I से क्या बनता है, I से बनता है इनपुट आउटपुट। एंड इफेक्टिवनेस में क्योंकि देखो EFF एंड EFF यहाँ पे दोनों की जगह पे कॉमन है, तो जहाँ पे E आता है ना, सॉरी जहाँ पे I आता है ना, वहाँ पे इनपुट आउटपुट रेशो, एंड जहाँ पे E आता है ना, वहाँ पे एक्सटेंड टू विच ऑब्जेक्टिव कितने अचीव हुए हैं, ये तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट की। इकोनॉमी, ECO, CO से क्या आता है, कॉस्ट। तो तुमको क्या करना है, तुमको कॉस्ट को कम रखना है, कॉस्ट को कम करना है। हालांकि तुमको क्वालिटी एंड क्वांटिटी को सेम रख के, कॉस्ट को कम करना है। ये जो इश्यू एड्रेस करते हो ना तुम, ये कौन सा है तुम्हारा, इकोनॉमी का है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आइए और देखें, मिनिमाइज करना है तुमको रिसोर्स का कॉस्ट, जैसे कि तुमको क्वांटिटी एंड क्वालिटी को मेंटेन रखना है एंड उसके बाद में कॉस्ट को कम करना है। ठीक है, जिसमें तुमको क्वेश्चन कुछ पूछने पड़ेंगे, हाउ द बेस्ट प्राइस तुमने ऑब्टेन किया है क्या, पोटेंशियल है क्या कॉस्ट को कम करने का,
एनी प्रोसेस है क्या, तो कॉस्ट अवेलेबल जो है ना वो लोएस्ट है। हैज देयर बीन एनी वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस इन अचीविंग इनपुट। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं इफिशियंसी के बारे में। तो यहाँ पे जो आई है ना वो बात करता है इनपुट आउटपुट रेशो के बारे में। ये क्या बात करता है, आउटपुट को तुम सेम रखो एंड इनपुट को तुम कम करने की कोशिश करो, नहीं तो इनपुट को सेम रखो एंड आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए तुमको क्या देखना पड़ेगा, इनपुट एंड आउटपुट। इफिशियंसी क्या है, इनपुट आउटपुट। तो इनपुट जब कोई कंपनी करता है ना वो क्या करेगा, परचेस करेगा, परचेस करके वो क्या करेगा, गुड्स को परचेस करेगा एंड एक गुड्स को क्या करेगा, स्टोर करेगा। स्टोर कहाँ पे करेगा, अपने स्टोर हाउस में करेगा। ठीक है, उसको स्टोर करेगा, उसके बाद में अलोकेट करेगा, अलोकेट करेगा स्टोर के डिपार्टमेंट में वगैरह करेगा। तो उसको अलोकेट करेगा, अलोकेट कहाँ पे करेगा, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के ऊपर, उसके ऊपर क्या करेगा, अलोकेट करेगा। तो यहाँ पे तुमको क्या देखना होता है, जब तुम परचेस करते हो ना तो परचेस के लिए और एक क्या वर्ड आता है, प्रोक्योरमेंट। तो जो परचेस के पॉलिसीज है ना, प्रैक्टिसेस है ना, वो साउंड है क्या, वो अच्छे है क्या, तो साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस, ये तुम्हारा पॉइंट बनता है। जब तुम परचेस करते हो साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस देखना है। जब वो तुम्हारे पास में स्टोरेज में जाता है ना, तो स्टोरेज में तुमको देखना पड़ेगा रिसोर्सेज जो है ना प्रॉपरली प्रोटेक्ट किए हैं एंड उसको मेंटेन किया है, उधर कुछ दिक्कत नहीं है ना स्टोरेज में, ये तुमको देखना पड़ेगा ताकि डैमेज ना हो। ठीक है, तो रिसोर्सेज प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है एंड मेंटेन्ड है। उसके बाद में जब तुम अलोकेट करते हो ना तो ऑप्टिमल अलोकेशन होना चाहिए। ऑप्टिमल का मतलब क्या, ना ही तुम्हारा कम होना चाहिए ना ही तुम्हारा ज़्यादा होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही अलोकेशन रिसोर्सेज का तुम्हारा हो रहा है। फिर जब प्रोडक्शन में आते हो ना, तुम ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में आते हो ना, तब तुमको देखना पड़ेगा उसके जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो यूज़ किए हैं ना वो इफिशिएंट यूज़ किए हैं क्या, वो तुमको देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो रिसोर्सेस है ना, इसको तुमको बस इतनी ही चीज़ें चेक करके नहीं जमेगा, तुमको इसके साथ में अदर रिसोर्सेस भी यूज़ करने, चेक करने पड़ेंगे। जैसे ह्यूमन फाइनेंशियल, मतलब अगर पैसा ब्लॉक हुआ है क्या, कहाँ पे लोग जो है ना, लोग काम नहीं कर रहे, लोग खाना खा के सो जा रहे। ठीक है, तो ह्यूमन फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज है ना वो इफिशिएंट है क्या, वो देखना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग है ना वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, तुमको पता है। ठीक है, तो जो है ना वो लोग है ना वो इफिशिएंट है क्या, वो तुमको देखना पड़ेगा। एंड उसके साथ में तुमको देखना पड़ेगा पीएसयू का प्रोग्राम जो है ना इफिशिएंटली वर्क होता है क्या एंड मैनेज किया है, एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, देखो सर पॉइंट क्या आते हैं, सबसे पहले परचेस करोगे स्टोर में जाएगा, अलोकेट करोगे प्रोडक्शन के ऊपर। तो परचेस करते समय साउंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, रिसोर्सेज प्रॉपरली प्रोटेक्ट मेंटेन, अलोकेट करते समय ऑप्टिमल होना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है ना इफिशिएंट यूज होने चाहिए, उसी के साथ में ह्यूमन फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज भी इफिशिएंट होने चाहिए एंड तुम्हारा पीएसयू का प्रोग्राम भी इफिशिएंटली मैनेज एंड एग्जीक्यूट होना चाहिए। आ जाइए सर, यहाँ पे पॉइंट देखो, इफिशियंसी मतलब इनपुट आउटपुट रेशो होता है, जहाँ पे हम मैक्सिमाइज करेंगे आउटपुट को विथ मिनिमल इनपुट, या फिर मिनिमाइजिंग इनपुट फॉर डिजायर आउटपुट लेवल ऑफ डिजायर आउटपुट लेवल एंड क्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या बनते हैं, सबसे पहले आएगा आएगा तो साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, उसके बाद में स्टोर में जाएगा तो रिसोर्सेस आर प्रॉपरली प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड। उसके बाद में अलोकेट होगा तो ऑप्टिमल अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस गुड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के ऊपर जाएगा तो इफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं क्या। उसके बाद में उसके साथ में ह्यूमन फाइनेंशियल अदर रिसोर्सेज इफिशिएंटली यूज कर रहे हैं क्या। एंड पीएसयू का प्रोग्राम जो है ना इफिशिएंटली मैनेज किया है, रेगुलेटेड किया है, एग्जीक्यूटेड किया है। साथ में एक पॉइंट आता है, याद रहता है तो रखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएसयू प्रोग्राम वो कॉस्ट इफेक्टिवली मेट होते कि नहीं होते। सर उसके बाद में इफेक्टिवनेस के बारे में बात करते हैं। इफेक्टिवनेस के लिए तुमने दो सेंटेंसेस याद रखने हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, एक्सटेंड टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, मतलब ये क्या बात करता है, टारगेट वर्सेस एक्चुअल। ठीक है, टारगेट क्या था तुम्हारा, प्रधानमंत्री आवास योजना में 25,000 घर बांधना, एक्चुअल में कितने हुए, 20,000 हुए। तो ये क्या बात करता है, इफेक्टिव है क्या, एक्सटेंड टू विच ऑब्जेक्टिव जो तुम्हारे थे ना वो कितने ऑब्जेक्टिव अचीव हुए, तुम्हारा जो टारगेट था एंड जो तुम्हारा एक्चुअल है ना उसमें क्या क्या फर्क है तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस तो तुम्हारा एक सेंटेंस तो तुम्हारा बनेगा, ई से आता है ना, ई से आता है एक्सटेंड, ई से आता है एक्सटेंड, तो एक्सटेंड टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, एक्सटेंड टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड तुमको देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स जो है ना इसके लिए तुमको देखना पड़ेगा जो ऑब्जेक्टिव जो थे ना वो प्रॉपर थे क्या, रिलेवेंट थे क्या, सुटेबल थे क्या। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव ही तुम्हारे अच्छे नहीं है या फिर तुम्हारे वो सुटेबल नहीं है या फिर रिलेवेंट नहीं है, कोई अलग ही है, तो तुमको चेक करना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज तुमको चेक करनी पड़ेगी जो मीन्स प्रोवाइड किए ना, मतलब जो इनपुट तुमने दिए है ना वो प्रॉपर है, रिलेवेंट है एंड सुटेबल है। मतलब तुमको क्या देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स एंड मीन्स प्रोवाइडेड जो है ना वो प्रॉपर है, रिलेवेंट है एंड सुटेबल है, प्रॉपर रिलेवेंट एंड सुटेबल है। मतलब क्या मीन्स प्रोवाइड, मतलब क्या इनपुट, मतलब तुमने जो लोग दिए है, तुमने जो पैसे दिए हैं, तुमने जो सारी चीजें करी है ना वो सारी चीजें सुटेबल है क्या, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव भी सुटेबल है क्या, ये दोनों चीजें तुमको चेक करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि तुमको इफेक्टिवनेस चेक करना है ना, असेस करना है इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो यहाँ पे आइए एक मिनट,
तो तुमको एक देखना पड़ेगा, एक्सटेंड टू विच इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ठीक है, अभी इसके लिए तुमको क्या देखना पड़ता है, देखो अल्टीमेटली तुमको इफेक्टिवनेस चेक करना पड़ता है। इफेक्टिवनेस के लिए तुमको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले आता है यहाँ से पॉइंट तुम्हारा नीचे, डिटरमाइन करो एक्सटेंड टू विच प्रोग्राम के डिजायर लेवल ऑफ रिजल्ट को अचीव किया है कि नहीं किया है। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर इसमें से जो ऑब्जेक्टिव जो आते हैं ना, ऑब्जेक्टिव से तुमको देखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव एंड जो मीन्स प्रोवाइड किए हैं ना वो प्रॉपर है, कंसिस्टेंट है, सुटेबल है एंड रिलेवेंट है पॉलिसी के लिए। फिर तुमको क्या देखना पड़ेगा, इफेक्टिवनेस जो है ना वो असेस करना पड़ेगा, इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम, क्योंकि यही तो एक पॉइंट है ना। देखो भाई अल्टीमेटली इफेक्टिवनेस चेक करना है, तो ये तो कॉपी पेस्ट आ गया तुम्हारा, इफेक्टिवनेस को असेस करना है। इसका दूसरा पॉइंट क्या था, एक्सटेंड टू विच इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव और एचओ। तो ये जो ऑब्जेक्टिव और एचओ होते हैं ना, इसी सेंटेंस को हमने क्या किया है, तुम डिटरमाइन करो कोई ऑब्जेक्टिव अचीव हुए कि नहीं हुए। इसमें से जो ऑब्जेक्टिव थे ना, इसके ऊपर हमने क्या करा है, असेस करना है कि ऑब्जेक्टिव तो ठीक थे क्या, एंड इसके जो मीन्स प्रोवाइड किए थे ना वो तो ठीक थे क्या। तो 3 पॉइंट तुम्हारे ऐसे ही बन जाते हैं, जिसमें तुमको कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं आती है। ठीक है सर, उसके बाद में हम क्या करते हैं, अभी इफेक्टिवनेस है ना वो हमको असेस करना है। तो इफेक्टिव असेस करते समय ऐसा होगा कि इफेक्टिवनेस नहीं है, मतलब उतना इफेक्टिव नहीं है। जनरली ऐसे होता है कि तुम्हारा कोई भी काम है ना उतना इफेक्टिव नहीं बनता है, तो हमेशा वहाँ पे कोई ना कोई स्कोप और इम्प्रूवमेंट होता ही है। तो तुमको समझना पड़ेगा क्या इसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए तरीके तुम्हारे पास में क्या है। ऐसे वेज तुम फाइंड करो जहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, इसको मोर इफेक्टिव बना सकते हो। मोर इफेक्टिव बनाने के लिए तुम्हारे पास में तरीके क्या है, वेज टू मेक इट मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो तुमको समझ में आएगा कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसके सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। तुमको क्या समझेगा, तुम वेज जब देखते हो ना कि तुमको इसको मोर इफेक्टिव कैसे करना है, तब तुमको क्या समझेगा, कोई तो दिक्कत आती है यहाँ पे। वो दिक्कत क्या है, वो फैक्टर है कुछ जो उसको क्या करते हैं, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होने से रोकते हैं। ठीक है, वो फैक्टर्स तुमको चेक करने पड़ेंगे, तो तुमको जाके समझ में आता है कि यहाँ पे क्यों सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, क्यों यहाँ पे इफेक्टिवनेस नहीं आ रहा है। तो तुमको समझ में आता है कि जो पॉलिसी है ना, ये पॉलिसी है ना एक कॉम्प्लीमेंट देती है, डुप्लीकेट है, या फिर ओवरलैप करती है अदर, कॉम्प्लीमेंट देती है, डुप्लीकेट है, ओवरलैप करते हैं विद अदर रिलेटेड प्रोग्राम। क्यों हो रहा है तुम्हारे पास में ऐसा, क्यों हो रहा है, ऐसे फैक्टर कौन से है, क्योंकि भाई साहब पॉलिसी कॉम्प्लीमेंट है, भाई ये पॉलिसी डुप्लीकेट है। मतलब क्या, स्टेट गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, अगर दोनों पॉलिसी एक के ऊपर एक ओवरलैप करती है तो तुम्हारा इफेक्टिवनेस नहीं आएगा। ओवरलैप करती है एंड तुम्हारे पास में ये सारी चीजें तुमको क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। तो तुमको क्या देखना है, इफेक्टिव नहीं है तो कैसे कर सकते हैं, वेज देखो। क्यों नहीं इफेक्टिव है, फैक्टर देखो। तो तुमको समझ में आता है कॉम्प्लीमेंट करता है, डुप्लीकेट करता है, ओवरलैप करता है। उसके बाद में तुमको समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने अल्टरनेटिव को ध्यान में रखा है क्या। अल्टरनेटिव को कैसे ध्यान में रखेगा मैनेजमेंट, जैसे कि हमारे पास में बसेस है, तो बसेस का जो स्कीम है ना उनका, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसका अल्टरनेटिव उन्होंने क्या किया, फॉरेन में गए, उनको समझ में आया कि मेट्रो बहुत बढ़िया है। तो जो मैनेजमेंट है ना उसने वो अल्टरनेटिव को ध्यान में दिया है क्या, वो तुमको चेक करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट हैज कंसिडर्ड अल्टरनेटिव फॉर द प्रोग्राम और नॉट, एंड उसके साथ में लॉज एंड रेगुलेशन वाला एक पॉइंट आता है। सिंपल सी बात है, ऊपर के 2 पॉइंट्स में से ही हमने क्या किया, उसके नाम से एक पॉइंट बना इफेक्टिवनेस, तो चेक करो इफेक्टिवनेस। उसके बाद में एक्सटेंड टू विच इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव अचीव, तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे कॉपी करी है। फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कुछ तो बात कर रहे थे, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके जो मीन्स प्रोवाइड किए ना वो प्रॉपर है, सुटेबल है, रिलेवेंट है, एंड ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे, हमको अल्टीमेटली असेस करना है इफेक्टिवनेस। तो वेज देखो कि उसको मोर इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं, फैक्टर देखो कि कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं कि उसको इफेक्टिवनेस रोक रहे। तो हमको समझ में आता है कॉम्प्लीमेंट, डुप्लीकेट, ओवरलैप कर रहे हैं पॉलिसी। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने अल्टरनेटिव को ध्यान में रखा है क्या, एंड लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई हुआ है क्या। इसके साथ में 2 एडिशनल बोनस पॉइंट है, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी जो है ना तुमको देखना पड़ेगा, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ना वो उसका इम्प्लीमेंटेशन की वजह से या फिर अदर कॉजेस की वजह से है, वो तुमको देखना पड़ेगा। और साथ में मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम जो है ना वो एडुकेट है क्या फॉर मेजरिंग, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड प्रोग्राम इफेक्टिवनेस। ठीक है, ये चीज़ तुमको देखनी पड़ेगी। ये होते तुम्हारे पास में इश्यूज में इकोनॉमी, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। उसके बाद में हम बात करेंगे प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट। प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट के जो पॉइंट आते हैं ना, ये पॉइंट हमको यहाँ से देखने पड़ेंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, अब हमको प्लान करना है परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे आइए, हमारे पास में मेमोरी टेक्निक है। मेमोरी टेक्निक क्या है, यूएस में सीए ने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, पहले इतना ही देखो, यूएस में सीए ने क्वेश्चन पूछा कि टीटी का प्रोग्राम कब है। क्वेश्चन सिंपल पूछा था। ठीक है, यूएस में सीए ने क्वेश्चन पूछा कि टीटी का प्रोग्राम कब है। ठीक है, इसमें तुम्हारे सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। यू से आता है तुम्हारे पास में अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, सबसे पहले प्लानिंग के लिए अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंड यस से आता है तुम्हारा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। बहुत सिंपल से पॉइंट आते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। सीए ने
तो सी जो है ना तुम्हारा क्या है, क्राइटेरिया, ऑडिट का क्राइटेरिया, एंड ए जो है ना ये तुम्हारा अप्रोच है। तो तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए एंड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तुमको प्लान करते समय ही देखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कुछ तो है तुम्हारे पास में, पूछा कि टीटी का प्रोग्राम कब है। टीटी क्या होता है, टेबल टेनिस होता है। तो टीटी में तुम्हारा पहला टी आता है टीम एक्सपर्टीज, एंड दूसरा टी आता है टाइम टेबल। ठीक है, तो टीटी को तुमको टाइम पे खत्म करना पड़ेगा। टीटी में एक टीम होगा, तो सबसे पहले पहला टी होता है तुम्हारा टीम एक्सपर्टीज, दूसरा टी होता है टाइम टेबल। ठीक है, एंड ये टीटी टेबल के ऊपर खेला जाता है। तो टेबल जो है ना वो टेबल तुम्हारे पास में आता है ईडीएम का। तो बीच में टी एंड टी के बीच में क्या है तुम्हारे पास में, ईडीएम का टेबल है। ईडीएम क्या है तुम्हारे पास में, ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है अच्छे समझेंगे। उसके बाद में प्रोग्राम आता है, तो प्रोग्राम का एक पॉइंट बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। देखो क्या क्या है, यूएस में सीए ने क्वेश्चन पूछा टीटी का प्रोग्राम कब है। यू से क्या है तुम्हारे पास में अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, ये से क्या है तुम्हारे पास में स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। सी से पहला क्या है तुम्हारे पास में क्राइटेरिया, ए से तुम्हारे पास में अप्रोच। क्वेश्चन पूछा तो ऑडिट के क्वेश्चन आते हैं कुछ में। टीटी का प्रोग्राम कब है, तो प्रोग्राम से ऑडिट का प्रोग्राम वो बात आती है। टीटी में तुम्हारे पास में देखना है, टीटी में तुम्हारे पास में टीम है, टाइम टेबल है। टीम का एक्सपर्टीज एंड टाइम टेबल चेक करना है, टीटी टेबल के ऊपर खेला जाएगा। तो टी एंड टी के बीच में ईडीएम आता है, एक टेबल आता है ईडीएम, ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स का। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। तो एंटिटी को अंडरस्टैंड कैसे करना है, हमने पहले डॉक्यूमेंट्स देखो फिर मैप्स देखो। देखो अंडरस्टैंड करना है ना, तो पहले डॉक्यूमेंट्स देखो फिर मैप्स देखो। पहले डॉक्यूमेंट्स नहीं सर, पहले डॉक्यूमेंट्स। पहले डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, एंटिटी डॉक्यूमेंट्स एंड लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में मैप्स देखो। मैप्स में क्या है तुम्हारे पास में, मीडिया कवरेज है, एकेडमिक और स्पेशल रिसर्च है, पास्ट ऑडिट है एंड स्पेशल फोकस ग्रुप है। ऐसे तुम एंटिटी का अंडरस्टैंड लोगे कैसे, पहले डॉक्यूमेंट देखो फिर मैप देखो। पहले नहीं दोस्त, पहले डॉक्यूमेंट। पहले डॉक्यूमेंट मतलब क्या, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, एंटिटी डॉक्यूमेंट, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, एंड उसके बाद में मैप्स देखो। मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स खत्म हो गए, अब मैप देखो क्योंकि एंटिटी बहुत बड़ा है। तो मैप के लिए तुमको मीडिया कवरेज देखना पड़ेगा, एकेडमिक और स्पेशल रिसर्च देखना पड़ेगा, पास्ट ऑडिट देखने पड़ेंगे एंड स्पेशल फोकस ग्रुप देखना पड़ेगा। ठीक है सर, ये हो गया तुम्हारा यू। फिर आता है तुम्हारे पास में यस आता है तुम्हारे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। तो इसके लिए तुम्हारे पास में पहले डॉक्यूमेंट है, तो पी से आता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ई से आता है एंटिटी डॉक्यूमेंट, फिर आता है ले से आता है लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, फिर आता है मैप्स, मीडिया कवरेज, एकेडमिक और स्पेशल रिसर्च, पास्ट ऑडिट एंड स्पेशल फोकस ग्रुप। ठीक है, अंदर का कंटेंट तुमको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, यूएस में क्या है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ये जो है ना क्रिप्स एंड क्लियर होना चाहिए। इंश्योर करो गुड क्वालिटी ऑडिट, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। स्कोप में तुमको देखना पड़ेगा एनटी जो है ना उसके ऊपर तुमको फोकस करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट इश्यूज के ऊपर। बात खत्म। तो यूएस में सीए ने पूछा, यूएस में सीए ने, सी से आता है तुम्हारे पास में क्राइटेरिया। अभी क्राइटेरिया जो है ना इसमें तुमको क्या ध्यान देना पड़ेगा, अभी तुम परफॉर्मेंस ऑडिट में हो ना तो तुमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। वो जो ना क्राइटेरिया क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं जिससे तुम डिटरमाइन करोगे क्या प्रोग्राम ने मीट किया है क्या, जो हमारे एक्सपेक्टेशन है वो मीट किए है क्या, एक्सीड करता है क्या, जो हमारे एक्सपेक्टेशन है ना वो तुमने मीट करे है कि नहीं करे है, ये तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये जो क्राइटेरिया होता है ना वो रीजनेबल एंड अटेनेबल स्टैंडर्ड होते हैं ऑफ द परफॉर्मेंस अगेंस्ट विच इकोनॉमीज, इफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ और प्रोग्राम वो तुम असेस करते हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये तुमको ऐसा कैसा लिखना आ सकता है। ऑडिट क्राइटेरिया स्टैंडर्ड होते हैं जिसे हम चेक करेंगे प्रोग्राम ने मीट किया क्या, एक्सीड किया क्या एक्सपेक्टेशन। ये जो होते हैं रीजनेबल एंड अटेनेबल स्टैंडर्ड होते हैं जो हम अगेंस्ट किसके अगेंस्ट चेक करेंगे, इकोनॉमी, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के अगेंस्ट चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी, सोर्स क्या हो सकता है तुम्हारा, तुम कहाँ से चेक करोगे कि यहाँ पे जो हमको चेक करना है, जैसे हमारे पास में एफएस के लिए एफआरएफ होता है, तो एफआरएफ तो है हमारे पास में, वैसे ही हर जगह पे अलग अलग तुमको चीजें चेक करनी हो सकती है। तो तुमको कैसे चेक करोगे कि यहाँ पे क्या चीज तुमको देखनी है, सोर्स कहाँ से होगा। तो ये देखो हमारे पास में हमने क्या बात करी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीएनपी देखेंगे। पीएनपी मतलब क्या, पॉलिसी देखेंगे, प्रोसीजर्स देखेंगे। उसके बाद में बाजू वाले की थाली देखेंगे कि बाजू वाले ने कैसे किया है। नहीं तो एक्सपर्ट को बुलाएंगे, एक्सपर्ट सफिशिएंट नहीं तो साइंटिस्ट को बुलाएंगे। साइंटिस्ट आएगा तो क्या करेगा, रिसर्च करेगा। सर क्या बात हो रही है, सबसे पहले हम पॉलिसी के डॉक्यूमेंट वगैरह देखेंगे, फिर हम प्रोसीजर्स वाली चीजें देखेंगे। उसके बाद में बाजू वाली थाली मतलब किसी और ने जो है ना सिमिलर एंटिटी या प्रोग्राम ने कैसी चीज चेक करी है उसको हम देखेंगे। उसके बाद में एक्सपर्ट, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का ओपिनियन लेंगे। साइंटिस्ट साइंटिफिक नॉलेज वगैरह ऑब्टेन करेंगे एंड उसके बाद में रिसर्च, साइंटिस्ट आएगा तो रिसर्च करेगा। ठीक है सर, ये पॉइंट है यहाँ पे देखो।
पहले पीएनपी के बारे में बात करते हैं, पॉलिसीज स्टैंडर्ड डायरेक्टिव गाइडलाइन, मतलब जो वो पॉलिसी के लिए जो उन्होंने दिया है ना, कैसे कैसे होना चाहिए वो पॉलिसी देखो, वो जो प्रोग्राम के लिए दिया है वो सारी चीज़ें तुम देखो कि गवर्नमेंट ने तुमको क्या दिया है, पॉलिसी दिया है, स्टैंडर्ड दिया है, डायरेक्टिव गाइडलाइन दिया है, वो तुम चेक करो। उसके बाद में प्रोसीजर मैनुअल चेक करो कि ये सारी चीज़ें प्रोसेस कैसे होती है, प्रोसेस क्या क्या है, कहाँ से क्या चीज़ें कहाँ पे मूव होती है, ये सारी चीज़ें तुम चेक करोगे। उसके बाद में बाजू वाले की थाली में जाके देखो, मतलब सिमिलर प्रोग्राम या फिर एंटिटी ने क्या यूज़ किया है। ठीक है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के लिए तुम क्या करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में देखोगे कि उसने कैसे यूज़ किया है, ऐसे क्या करो, ऐसे ही तुम क्या कर लो, चीज़ें चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद में इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का ओपिनियन देखो एंड नो हाउ देखो। ठीक है, एक्सपर्ट को बुलाओ, अगर तुमको नहीं समझता है तो, उसको भी नहीं समझता है तो तुमको साइंटिस्ट लगेगा, साइंटिफिक नॉलेज एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन देखो। एंड साइंटिस्ट आएगा तो रिसर्च पेपर देगा, तो जनरल मैनेजमेंट, सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर एंड रिसर्च पेपर, ये तुम्हारे क्या हो जाते हैं, तुम्हारे सोर्सेस हो जाते हैं क्राइटेरिया के लिए। ठीक है, तो सी हो गया, सी हो गया, ए बचा है। ए से क्या आता है तुम्हारे पास में, ऑडिट का अप्रोच आता है। तो अप्रोच मतलब क्या, तुम कैसे ऑडिट करोगे, ये अप्रोच है ना यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, ये तो चेंज होगा, डिपेंड करेगा कि तुम ऑडिटर जो है ना कैसे मेथड यूज करता है, क्या टूल यूज करता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, सम कॉमन मेथड्स दिए। अब ये कॉमन मेथड्स क्या है तुमको देखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कॉमन मेथड्स में, हमको देखना पड़ेगा एग्जिस्टिंग सर्वे का केस स्टडी को एनालाइज करो। एग्जिस्टिंग सर्वे का केस स्टडी जो है ना उसको एनालाइज करो। एग्जिस्टिंग सर्वे का केस स्टडी का एनालाइज करना है तुमने। एनालिसिस में तुम्हारे पास में PQR है, प्रोसीजर, क्वांटिटेटिव एंड रिजल्ट का एनालिसिस करना है। ठीक है सर, आइए यहाँ पे देखो, एग्जिस्टिंग में तुमको क्या करना है, एग्जिस्टिंग डेटा का यूज करो जो एंटिटी के पास में है। केस स्टडी, सर्वे का केस स्टडी, सर्वे मतलब क्या, सर्वे, सर्वे करना है तुमने। क्या करना है तुमने, एक्चुअल में जाके देखना है कि पीडीएस का बेनिफिट किसको हो रहा है, जो बच्चे हैं ना, बच्चों को मिड डे मील स्कीम मिल रहा है क्या, वो टीचर का सर्वे करना है। केस स्टडी में तुमको स्पेसिफिक इश्यूज जो आते हैं ना वो तुमको देखना पड़ेगा कि इस स्टेट में ऐसा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस किसका करेंगे, PQR का। पी क्या है तुम्हारे पास में, प्रोसीजर को एनालाइज करेंगे, कहाँ कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। क्यों में तुम्हारे पास में क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, जिसमें तुम्हारे पास में सैम्पलिंग टेक्निक वगैरह करेगा। ठीक है, उसके बाद में आर में आते हैं रिजल्ट। रिजल्ट में तुम्हारे पास में इनपुट आउटपुट एनालिसिस वगैरह तुम करोगे। तो अप्रोच क्या होना चाहिए तुम्हारा, यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, डिपेंड करेगा, लेकिन कॉमन मेथड्स दिए तुम्हारे पास में। कॉमन मेथड्स क्या है, एग्जिस्टिंग डेटा, एग्जिस्टिंग केस स्टडी, एग्जिस्टिंग सर्वे का केस स्टडी क्या कर लो तुम, एनालिसिस कर लो। एनालिसिस PQR का होगा। एग्जिस्टिंग डेटा को तुम यूज कर सकते हो, केस स्टडी को तुमको देखना पड़ेगा, सर्वे तुमको करना पड़ेगा, एनालिसिस तुमको PQR का करना पड़ेगा। पी क्या है, प्रोसीजर से, क्यू क्या है, क्वांटिटेटिव है, एंड आर क्या है, रिजल्ट का है। ठीक है, तो यूएस में सीए ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन तक आ चुके हैं हम। ऑडिट क्वेश्चन में तुम्हारे पास में सिंपल चीज आती है, क्वेश्चन का लिस्ट प्रिपेयर करो, लिस्ट उसका हायरार्की, सॉरी, उसका हायरार्की होना चाहिए, मतलब बड़ा क्वेश्चन सबसे ऊपर आएगा, उसके तुम पार्ट करो, छोटे छोटे क्वेश्चन में डिवाइड करो, उसके छोटे छोटे क्वेश्चन में डिवाइड करके तुम क्या करो, क्वेश्चन को प्रिपेयर करो। तो प्रिपेयर करो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन शुड बी इन द मैनर ऑफ डिटेल हायरार्की ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, यूएस में सीए ने क्वेश्चन पूछा कि टीटी का प्रोग्राम कब है। अभी यहाँ पे तुम्हारे पास में टीटी, एडीएम एंड ऑडिट प्रोग्राम के बारे में बात होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीटी में, तुम्हारे पास में पहला टी क्या है, टीम का स्किल एंड एक्सपर्टीज है। तो तुमको असेस करना पड़ेगा टीम का स्किल है क्या एंड तुमको एक्सपर्टीज की जरूरत है क्या, बाहर वाला बंदा चाहिए क्या। तो तुमको सिंपल चीज देखनी है, परफॉर्मेंस ऑडिटर रिक्वायर स्पेशलाइज नॉलेज एंड एप्टीट्यूड होना चाहिए। सीएनए जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में तुमको देखना है, इंपॉर्टेंस उसने दिया है कि ऑडिटर को ट्रेन करो तुम। उसके बाद में असेस करो ऑडिट टीम का एक्सपर्टीज है क्या, एंड डिटरमाइन करो एक्सटर्नल एक्सपर्टीज नीड है क्या तुमको। एंड अकाउंटेंट जनरल जो होता है ना वो क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ऑडिट रिपोर्ट के ओपिनियन के ऊपर। तो इसमें कोई फालतू की, सारी फालतू की बातें है, बस ये देखना है तुमने, टीम के पास में एक्सपर्टीज है क्या, नहीं है तो तुम क्या कर लो, बाहर का एक्सपर्ट मंगा लो। ठीक है, ट्रेन कर लो ऑडिटर को, उनके पास नॉलेज एप्टीट्यूड होना चाहिए। एंड जिम्मेदारी किसका है, अकाउंटेंट जनरल का है। ठीक है, एजी का जिम्मेदारी होता है। फिर दूसरा टी क्या है तुम्हारे पास में, दूसरा टी है तुम्हारे पास में टाइम टेबल। तो टाइम टेबल के लिए तो बहुत सिंपल सी बात आती है, डिटरमाइन करो टाइम टेबल, डिजायरेबल रिसोर्सेज क्या आते हैं। ठीक है, इससे तुमको क्या करेगा, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट टीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से। उसके बाद में अकाउंटेंट जनरल का अगेन जिम्मेदारी होता है कि ऑडिट जो है ना तुम्हारा टाइम पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर वेरिएशन आता है ना जो तुमको एक्चुअल में जो रिक्वायर में है ना, ये वेरिएशन को तुमको अप्रूव करके लेना है। और जब तुम उसको प्लान करोगे ना, तो प्लान करते समय तुमने क्या क्या ध्यान रखना है, ट्रांसलेशन, अप्रूवल का प्रोसेस, पोटेंशियल डिले, ये सारी चीजें ना
टीम ने क्या करना है, और प्लान करते समय ही सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देके चलना है कि तुमको इतना इतना प्लान लगेगा, अप्रूवल में इतना टाइम जाएगा, ट्रांसलेशन में इतना टाइम जाएगा, प्रोसेस में पोटेंशियल इतना डिले हो सकता है। ये सारी चीज़ें तुम क्या कर लो, पहले से ही तुम क्या कर लो, प्लान करके चलो। अगर वेरिएशन अगर कुछ आता है तो उसको तुमने क्या करना है, अप्रूव करके लेना है। तो टीएनटी जो खेला जाता है ना, वो टेबल के ऊपर खेला जाता है। टीटी तो टीटी है ना, टीएनटी के बीच में टेबल आता है। टेबल है तुम्हारे पास में ईडीएम का टेबल है, देखो ये टेबल है ईडीएम का। अभी जो ईडीएम क्या है तुम्हारे पास में, ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स को तुमको बनाना पड़ेगा। ये बहुत नया कंसेप्ट है। ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स मतलब क्या, तुमको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट के मैट्रिक्स को डिजाइन करना पड़ेगा। क्या सर, वाह वाह, क्या समझाया। मतलब इसमें है ना, तुमको ईडीएम को बनाना पड़ेगा फॉर ईच ऑब्जेक्टिव। तुम्हारे जितने ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4 करो, एंड उसके हिसाब से तुम क्या कर लो, अपने एडीएम को बना दो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो जो हमने ऊपर ऊपर पढ़ा है ना, क्या क्या पढ़ा है हमने, सी ए के बारे में पढ़ा है, तो सी से आता है तुम्हारे पास में क्राइटेरिया। फिर हमने क्वेश्चन के बारे में पढ़ा है, तो क्वेश्चन आता है। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव में हमने ऑडिट ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास में ऑडिट के ऑब्जेक्टिव जाते हैं, ऑडिट के क्वेश्चन जाते हैं तुमके, तुम्हारे क्वेश्चन जो हमने ऊपर बनाए थे, एंड क्राइटेरिया क्या है वो तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारे पास में, क्राइटेरिया क्या है, एंड उसके ऊपर क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, उसके बाद में तुमको क्या करना पड़ेगा, एविडेंस को कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड एविडेंस जो तुमने लिया है ना, उसमें तुमने डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस के मेथड कौन से यूज किए हैं ना, ये तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस के मेथड तुमको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात क्या आती है, देखो एडीएम में क्या जाएगा, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव जाएंगे, उसके बाद में ऑडिट का क्वेश्चन जाएगा, ऑडिट का क्राइटेरिया जाएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर हमने जो जो पढ़ा था ना, तो उसमें से ऑब्जेक्टिव आया, क्वेश्चन आया, क्राइटेरिया आया। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा, वो तो देखना पड़ेगा, क्रिप्स एंड क्लियर होना चाहिए। उसके साथ में किसके साथ में चेक करना है, क्राइटेरिया होना चाहिए। एंड उसके साथ में क्वेश्चन तुम बनाओगे, वो क्वेश्चन के ऊपर ही तुम एविडेंस ऑब्टेन करोगे। एंड एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए तुम्हारा डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस के मेथड क्या है ना, वो तुमको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर, इसी के बेस पे ऊपर का तुम्हारा पॉइंट बनता है, दिस इज स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, जो आउटलाइन करता है डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस के मेथड क्या थे, अलोंग विद द टाइप एंड सोर्स ऑफ एविडेंस क्या था, वो तुमको ये क्या करेगा, हेल्प करेगा बनाने में। अब वेल डिजाइन एडीएम है ना, उससे तुम्हारा क्या हो जाता है, इफेक्टिव ऑडिट हो जाता है, जिससे तुम हाई एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स में तुमको बस टेबल याद रखना है। ऑडिट के ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्वेश्चन होता है ना, अप्रोच सॉरी अप्रोच नहीं है, क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो ऑडिट के ऑब्जेक्टिव होता है, क्राइटेरिया होता है, एंड तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं। उसके आधार पर तुम एविडेंस ऑब्टेन करते हो, उसको तुम डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस मेथड भी बाद में उसमें डाल देते हो। फिर हम बात करेंगे प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, तो यूएस में सीए ने क्वेश्चन पूछा कि ऑडिट का प्रोग्राम कब है, तो प्रोग्राम के बारे में जब बात होती है ना, तो ऑडिटेड एंटिटी शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्लान्ड परफॉर्मेंस ऑडिट। दिस नोटिफिकेशन शुड इंक्लूड स्कोप एंड एक्सटेंट, कंपोजिशन ऑफ ऑडिट एंड टेंटेटिव टाइमलाइन। मतलब क्या हो रहा है, ऑडिट टीम ने उस कंपनी को जाके बताना है, इन्फॉर्म करना है कि भाई क्या कौन कब, क्या कौन कब, क्या मतलब क्या, कि हम जब ऑडिट करेंगे ना, तो हम क्या ऑडिट करेंगे, हमारे स्कोप एंड एक्सटेंट में क्या और कितना होना चाहिए। ठीक है, कौन करेगा, कंपोजिशन ऑफ ऑडिट टीम क्या होना चाहिए, एंड कब तक करेगा, टेंटेटिव टाइमलाइन होना चाहिए। ठीक है, क्या कितना कौन कब तक, मतलब क्या स्कोप एक्सटेंट कंपोजिशन कौन होगा, एंड टेंटेटिव टाइमलाइन कब तक हमको ऑडिट खत्म करना है। ठीक है, द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स में नीड रिफाइनमेंट एज ऑडिट जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। अगर चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो तुमको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा चेंजेस क्या हुए हैं, एंड एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ेगा ऑडिटेड एंटिटी से, तुमको एक्नॉलेजमेंट लेकर चलना पड़ेगा। सर उसके बाद में आता है हमारे पास में कंप्रेहेंसिव ऑडिट। सर इसका क्वेश्चन देखो और इसका इंपॉर्टेंस देखो, कितना ही बढ़िया इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आता है, और यही क्वेश्चन तुम्हारा बार 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 यही 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 क्वेश्चन आता है। और अपन तो एकदम ऐसे कैसे करते हैं, मक्खन के जैसे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंप्रहेंसिव ऑडिट जब आता है ना, एक ही क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, यही क्वेश्चन आएगा कंप्रहेंसिव ऑडिट के ऊपर, तो तुमको इशू डिस्कस करने पड़ेंगे कंप्रहेंसिव ऑडिट में क्या होते हैं। इसको हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से देखा था, आइए नोट्स में कंप्रहेंसिव ऑडिट के ऊपर। इसका मेमोरी टेक्निक इसके नाम में ही छुपा है दोस्त। कंप्रहेंसिव तो तुमको देखना पड़ेगा, सबसे पहले सीओ, सीओ से बनता है तुम्हारे पास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सीओएम से बनता है तुम्हारे पास में कॉस्ट कंट्रोल मेजर। मतलब सीओ से दो चीज बनती है, कॉस्ट कॉस्ट। ठीक है, तो पहला जो बनता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनता है, दूसरा जो बनता है कॉस्ट कंट्रोल मेजर बनता है, क्योंकि इसमें एम भी है। ठीक है, तो पहला सीओ, दूसरा सीओएम। ठीक है, सीओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा क्या है सीओएम, तो कॉस्ट कंट्रोल मेजर। फिर बनता है पी, पी से क्या है तुम्हारे पास में प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन। उसके बाद में बनते हैं रे,
रे से क्या है तुम्हारे पास में, रे से आता है रेट ऑफ रिटर्न, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। खत्म खत्म खत्म, 6-7 पॉइंट इधर ही हो गए। एंड हेंसिव, हेंसिव से तो बहुत ही कमाल बनता है अचीव। हेंसिव से अचीव क्या, तुम्हारे जो आउटपुट थे ना वो अचीव हुए क्या, बस भाई खत्म हो गया, तुम्हारे 5 मार्क फिक्स हो गए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो भाई बहुत ही एकदम कमाल। ठीक है, तो कॉम्प्रहेंसिव में तुमको देखना पड़ेगा सीओ, सीओ से क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सीओएम से क्या है तुम्हारे पास में कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स, पी से आता है तुम्हारा प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एग्जीक्यूशन, रे से आता है रेट ऑफ रिटर्न, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एंड हेंसिव से आता है अचीव, अचीव क्या है तुमको आउटपुट तुम्हारे अचीव हुए क्या। ठीक है सर, तो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा, देखो सबसे पहले कचरा हो गया, 1 मिनट दे दो मुझे। सर बस यहाँ पे एक चीज तुमने ध्यान में रखनी है, जब तुम्हारा आंसर स्टार्ट होगा ना तो एक लाइन तुम, 1-2 लाइन तुम्हें इसमें ऐड कर लो। कौन सी लाइन ऐड कर लो, वही मैटर्स वाले जो लाइन है ना, ये वाले लाइन से ना ये वाली लाइन तुम्हें 1-2 लाइन ऐड कर लो। एंड उसके बाद में ये सेंटेंस तुमने लिखने हैं, इसको ध्यान देना है, तुमने क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख देना है, क्वेश्चन फॉर्मेट में इसके पॉइंट्स लिख देने हैं, बस इतनी सी चीज है एंड तुम्हारे 5 आउट ऑफ 5 सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉम्प्रहेंसिव में हमने बात करी COCOM। तो पहला CO क्या है तुम्हारे पास में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो हाउ डज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना वो तुमको प्लान कॉस्ट ऑफ हिसाब से कैसे उसको कंपेयर किया है वो तुमने बात करनी है। फिर COM से क्या है तुम्हारे पास में, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स जो है ना वो तुम्हारे एडुकेट है क्या एंड उसमें कुछ इनफिशिएंसी है क्या, इसके बारे में बात करता है। फिर हम बात करेंगे पी के बारे में, पी में है तुम्हारे पास में प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन, तुम्हारा साउंड है कि नहीं है। ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारी बातें कर रही थी, उसके बारे में छोड़ दो अभी। फिर हम बात करेंगे रे, रे से क्या है तुम्हारे पास में, रेट ऑफ रिटर्न है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, रिपर्स एंड मेंटेनेंस है। रेट ऑफ रिटर्न जो है तुम्हारा अचीव हुआ है क्या, 15% था, 5% है अचीव हुआ है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है क्या तुम्हारे पास में, इसरो है तुम्हारे पास में, नासा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है क्या प्रोग्राम। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तुम्हारे पास में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए हमने एग्जाम्पल लिया था रेलवे का। एंड उसके बाद में हेंसिव, हेंसिव से हम क्या बात करेंगे, अचीव, आउटपुट जो है ना वो अचीव हो गया तुम्हारे, जो तुमने प्लान किए थे ना वो आउटपुट जो है ना अचीव हुए क्या नहीं हुए। ठीक है, तो CO कॉस्ट ऑफ कैपिटल, COM कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स, पी से आता है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन, रे से आते हैं रेट ऑफ रिटर्न, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, हेंसिव से आता है अचीव, आउटपुट तुम्हारे अचीव हो गए क्या। बाकी के पॉइंट तुम्हारे पी से शुरू होते हैं, इसमें से जो पी है ना उससे नीचे 3 पॉइंट है, अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, परचेस पॉलिसी एडुकेट है क्या, प्रोजेक्ट प्लानिंग तुम्हारा पूरे है, इनसफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है क्या, एंड फिर तुमको प्रोसीजर जो है ना इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल है कि नहीं है। ठीक है सर, उसके बाद में हम बात करेंगे प्रोप्राइटी ऑडिट के बारे में। ठीक है, ध्यान देने की बात, बस यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस है। एक आता है तुम्हारे पास में जनरल प्रिंसिपल के बारे में, जनरल प्रिंसिपल के बारे में, और दूसरा आता है तुम्हारा फंक्शंस ऑफ ऑडिटर के बारे में, दूसरा आता है तुम्हारा फंक्शंस ऑफ ऑडिटर के बारे में। 2 क्वेश्चन आएंगे। सर ये जो कंप्रहेंसिव का मेमोरी टेक्निक बनाया ना बहुत ही पसंद आया हमको, वैसे ही प्रोप्राइटी ऑडिट का भी कुछ बनाओ ना, तो वैसे ही हमने बनाया है प्रोप्राइटी ऑडिट का भी, उसके नाम से ही हमने मेमोरी टेक्निक बनाए है। ठीक है, तो प्रोप्राइटी में हमको क्या देखना है, पी आर से हमने क्या बात करी है, PAR एंड PER, मतलब पी आर है ना तो इसमें ए डालो तो PAR हो जाता है, इसमें ई डालो तो PER हो जाता है। सर ये PAR PER क्या है, पर्टिकुलर पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए तुमने उस बेनिफिट को नहीं दिया है, मतलब तुम्हारे पास में तुमने अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोकल लोगों के लिए, ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए तुमने उस बेनिफिट को नहीं दिया है, ये चीज़ तुमको देखनी पड़ेगी। तो PR से आता है पर्टिकुलर पर्सन के लिए या फिर ग्रुप के लिए तुमने नहीं दिया है। उसके बाद में O आता है, O से आते हैं 3 पॉइंट तुम्हारे पास में, ओन मनी, तुम जैसे खुद के पैसों के साथ में डील करते हो वैसा ही गवर्नमेंट के पैसे के साथ में डील कर रहे हो। यहाँ पे हम बात करेंगे डिग्री ऑफ विजिलेंस के बारे में। ओन एडवांटेज, खुद के बेनिफिट के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए, एंड अदर अवेन्यू तुम्हारा ओपन नहीं होना चाहिए, नो अदर अवेन्यू ओपन होना चाहिए तुम्हारा रेम्यूनरेशन एंड रिवॉर्ड छोड़ के। ठीक है, ये चीज़ हमने ओ में देखी थी। उसके बाद में PRI से आता है तुम्हारे पास में प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी PRI से क्या आता है, प्राइमा, तो प्राइमा फेसी नॉट मोर देन ओकेजन डिमांड्स, मतलब जितना ओकेजन डिमांड करता है ना उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तुमको कार खरीदनी है ना तो अगर तुम्हारा नैनो में काम हो रहा है तो नैनो खरीदो, अगर होंडा सिटी में काम हो रहा है तो होंडा सिटी खरीदो, बुगाटी मत खरीदो। ठीक है, तो प्राइमा फेसी जो तुम्हारा ओकेजन डिमांड करता है ना उतना ही तुम ले लो, उससे ज़्यादा मत ले लो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, प्रोप्राइटी ऑडिट है। ये क्यों करते हैं सर हम, क्योंकि हमको एक्सपेंडिचर चेक करना होता है कि एक्सपेंडिचर जो है ना वो तुम्हारा लिमिट में हुआ है क्या। तो तुमको इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, गवर्नमेंट का हॉल 25 लाख में मिलता है, प्राइवेट 1 करोड़ में मिलता है, तुम क्या करो गवर्नमेंट के हॉल के हिसाब से जाओ ना, प्राइवेट क्यों लेते हो। तो तुमको देखना है ये जो एक्सपेंडिचर है ना वो अप्रोप्रिएट है क्या। फिर तुमने देखना है कि गवर्नमेंट को AI कंपनी बनाना है, तो मैनेजमेंट ने क्या किया है उसके रिलेटेड पार्टी से ही परचेस किया है, तो इसका बेनिफिट किसको जा रहा है, स्पेसिफिक ग्रुप को जा रहा है। फिर हमारे पास में लैपटॉप हमने खरीदा था तो उसमें भी हमने क्या किया है खुद के बेनिफिट के लिए हमने इश्यूज को रेज किया था।
ठीक है। तो ये जो जनरल प्रिंसिपल क्या है तुम्हारे पास में, प्रोपराइटिव, सबसे पहले बात करेंगे PARPER के बारे में, मतलब पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए फंड्स तुम्हारे यूटिलाइज नहीं होने चाहिए। बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए तुम्हारे फंड्स यूटिलाइज नहीं होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं ओ से हम बात करते हैं ओन मनी, जैसे खुद के पैसे के साथ में तुम डील करते हो उसी सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस में तुमने काम करना है गवर्नमेंट के पैसों के लिए। ठीक है। फिर हम और बात करते हैं ओ से हमारे पास में क्या है, ओन एडवांटेज के लिए तुमने नहीं करना है, नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारा ओन एडवांटेज किसी भी तरीके से खुद का फायदा नहीं होना चाहिए। और जो अवेन्यू ओपन है ना, अदर अवेन्यू तुम्हारे ओपन नहीं होने चाहिए, अदर देन जो तुम्हारा रेम्यूनरेशन एग्री हुआ है उसको छोड़ के, रिवॉर्ड को छोड़ के, रेम्यूनरेशन को छोड़ के और कोई अदर अवेन्यू तुम्हारे पास में नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद में PRI से आता है तुम्हारा प्राइमा फेसी। तो प्राइमा फेसी है ना, तुम्हारा जितना ओकेजन डिमांड करता है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट प्राइमा फेसी मोर देन ओकेजन डिमांड। ठीक है। ये तुम्हारे जनरल प्रिंसिपल बनते हैं। उसके बाद में फंक्शंस ऑफ ऑडिटर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फंक्शंस ऑफ ऑडिटर में क्या होता है, देखो ये चीज़ तुमको ध्यान देनी है। ठीक है। सी दैट ऑल एक्सपेंडिचर जो है ना प्रॉपरली प्लान किए हुए है, उसके हिसाब से तुमने क्या करना है, उसके हिसाब से तुमने एक्सपेंडिचर करना है। ठीक है। ये सब प्रोपराइटी का मतलब ही होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो एक्सपेंडिचर में तुमको देखना है जनरल प्रिंसिपल के बारे में बात हो रहा है या फिर फंक्शन ऑफ ऑडिटर के बारे में बात हो रहा है। प्रिंसिपल तो हमने देख लिया, अब ऑडिटर कैसे फंक्शन करेगा, ऑडिटर को देखना पड़ेगा जो एक्सपेंडिचर तुमने इनकर किया है ना वो प्लानिंग के हिसाब से हो क्या, क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे रोड बनते जा रहे हैं ना, उसके उसके केस में ही तुमने उसी प्लान में तुमने क्या किया है, खर्चा को इनकर किया है। तो सी दैट ऑल एक्सपेंडिचर जो इनकर किया है ना वो प्रॉपरली प्लान था। उसके बाद में हमको क्या देखना है, सी दैट साइज एंड चैनल ऑफ एक्सपेंडिचर वो राइटफुल है क्या, एंड उससे तुमको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। एंड एक्सपेंडिचर जो है ना वो लाइकली टू गिव ऑप्टिमम रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, साइज एंड चैनल जो है ना वो राइटफुल है क्या, मतलब देखो तुमको क्या करना है, तुमको पैसे दिए हैं ताकि तुम रोड बनाओ। अभी रोड बनाने का है ना, तो रोड बनाने का छोड़ के तुमने एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्चा किया है, तो तुमको ये देखना पड़ेगा साइज एंड चैनल जो है ना वो एक्सपेंडिचर का राइटफुल है क्या, एंड एक्सपेंडिचर से तुम्हारा ऑप्टिमम रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। ठीक है। क्योंकि अभी हमको एक्सपेंडिचर देखना है कि उन्होंने अच्छे से एक्सपेंडिचर को खर्चा अच्छे से किया है कि नहीं किया है। ठीक है। तो हमको वहाँ पे देखना पड़ता है खुद के बेनिफिट के लिए नहीं हुआ है ना, मतलब तुमको देखना पड़ेगा तुम जैसे खर्चा करते हो ना वैसे ही खर्चा हो रहा है यहाँ पे, खुद के बेनिफिट, ग्रुप ऑफ पर्सन के बेनिफिट के लिए नहीं हो रहा है, ये तुमको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्लान के हिसाब से हुआ है क्या, साइज एंड चैनल जो है ना उसका वो राइटफुल है क्या, एंड एक्सपेंडिचर से तुमको मैक्सिमम ऑप्टिमम रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। उसके साथ में क्या तुम्हारे पास में सब्स्टिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन को तुमने कंसिडर किया है क्या। ठीक है। जैसे कि हमने क्या बात करी थी, रिटर्न फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे हमने बात करी थी तुम्हारे पास में अभी स्टेट का ट्रांसपोर्ट है, अभी बसेस है, तो तुमने क्या देखा है कि तुम इसको मेट्रो में कैसे ला सकते हो क्या, ये सारी चीज़ें तुमने चेक करी है क्या। या फिर तुम्हारे पास में पेट्रोल डीजल की बसेस है, अब तुम क्या करते हो ईवी में शिफ्ट करने के बारे में बात कर रहे हो, तो ये तुमको चेक करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन है क्या, कैन ब्रिंग अबाउट एन इम्प्रूवमेंट ऑन करंट ऑपरेशन एंड एज वेल एज रिटर्न फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। एग्जामिन करना है एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ मैनेजमेंट तुम्हारे पब्लिक इंटरेस्ट में है क्या, एंड तुम्हारे स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट को मीट करते हैं क्या नहीं करते। तो फंक्शंस में तुमने क्या देखना है, सबसे पहले प्लान के हिसाब से हुआ है क्या, साइज एंड चैनल राइटफुल है क्या, ऑप्टिमम रिजल्ट देता है क्या। फिर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन को तुमने देखा है क्या, एंड उसके बाद में डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट जो है पब्लिक इंटरेस्ट में है क्या, एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट को मीट करते हैं क्या। उसके बाद में हम प्रोपराइटरी ऑडिट के प्रॉब्लम आते हैं, चैलेंजेस क्या आते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्टिव टर्म है, कितना भी ट्राई करो बननी, ये तुम्हारा क्या है सब्जेक्टिव टर्म है। क्योंकि यहाँ पे ना बात होती है खुद के पैसे के साथ में कौन कैसे डील करेगा हमको क्या पता। ठीक है। तो इसके ऊपर प्रॉपर नॉर्म्स वगैरह स्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी सीएनडीजी ने कुछ नॉर्म्स को, एक्सपेंडिचर को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया है। इसमें लैक है क्लियर वेरिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशंस, जैसे टेस्टेबल स्टेटमेंट नहीं होते हैं, जैसे हमारे पास में फाइनेंशियल ऑडिट में हमको चेक करना पड़ सकता है, जैसे हम चेक करते कि अच्छा यहाँ पे इतना मिस्टेक हुआ है, वैसे हम यहाँ पे प्रोपोजिशंस को, टेस्टेबल स्टेटमेंट हमारे पास में नहीं होते हैं, क्लियर वेरिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशंस को लैक करता है, एंड एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, डिफिकल्टी होता है थोड़ा। अब हम बात करते हैं सीएनडीजी के रिपोर्ट के बारे में। इसकी आधी आधी चीज़ें तो हमने ऊपर ही डिस्कस करी है, जैसे कि हमने बात कर रही थी जब हमने ऑडिट बोर्ड डिसाइड किया था ना, तब मैंने आपको बोला था कि सीएनडीजी के रिपोर्ट में तुमको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, एक है ऑडिट रिपोर्ट एंड एक है तुम्हारा कंपनी ऑडिटर्स का रिज्यूम। ठीक है सर, क्या बात होती है यहाँ पे आके 1 मिनट समझने की कोशिश करते हैं। जब तुम्हारे पास में ऑडिट रिपोर्ट आता है ना, तो रिपोर्ट से री आता है तुम्हारा,
री जो आता है ना, ये री तुमको याद रखना है, ठीक है। तो रिपोर्ट है ना तुम्हारा, एक पार्लियामेंट में जाता है, एक स्टेट में जाता है। सबसे पहले पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं। तो पार्लियामेंट में तुम्हारा रिपोर्ट से री आता है, तो री 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 के 4 पॉइंट है, ठीक है। पहला री है तुम्हारा रिव्यू, ठीक है। जनरल रिव्यू जाएगा तुम्हारा, जहाँ पे तुम्हारा इंट्रोडक्शन जाएगा, परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी थोड़ी बात होती है। इंट्रोडक्शन प्यारा जाएगा, जिसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, जनरल तुम क्या करोगे, रिव्यू दे दोगे अपना, ठीक है। उसके बाद में दूसरे 2 रिव्यू जो आते हैं ना, वो तुम्हारे रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। ये दोनों ऑडिट बोर्ड के पॉइंट बन जाते हैं। एंड जो तुम्हारा तीसरा जो री बनता है ना, आखिरी वाला री, वो तुम्हारा कंपनी ऑडिटर का जो री होता है ना, उस री के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये जो रिज्यूम है ना कंपनी ऑडिटर्स के रिपोर्ट का, उसके बारे में यहाँ पे बात होती है। तो सिंपल है, एक तो ऑडिट बोर्ड एंड कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट, बात खत्म। एंड एक है तुम्हारा जनरल रिव्यू, जिसमें इंट्रोडक्शन जाता है। बस इतना ही ऑडिट रिपोर्ट है। तो तुमको देखना पड़ेगा, एक तो इंट्रोडक्शन वाला एंड उसके बाद में ऑडिट बोर्ड। तो ऑडिट बोर्ड क्या करेगा, कुछ अंडरटेकिंग को सिलेक्ट करेगा मतलब इंपॉर्टेंट है, एंड बाकी को सिलेक्ट नहीं करेगा। जिसको सिलेक्ट करेगा ना, उसके रिजल्ट दोगे तुम कंप्रिहेंसिव अप्रेजल, मतलब उसमें बहुत डिटेल में तुम क्या करोगे, बता दोगे। तो ऑडिट बोर्ड ने जिसको सिलेक्ट किया है ना, उसका डिटेल में तुम क्या करोगे, रिजल्ट को बता दोगे। एंड जिसको सिलेक्ट नहीं किया है ना, उसके सिग्निफिकेंट बस बातें बता दोगे, मोटी मोटी बातें बता दोगे, ठीक है। तो सिलेक्टेड अंडरटेकिंग जो है ना, उसके लिए कंप्रिहेंसिव अप्रेजल, एंड जो नॉट सिलेक्टेड है ना, उनके लिए सिग्निफिकेंट रिजल्ट, मतलब मोटी मोटी बातें। एंड कंपनी ऑडिटर का जो रिज्यूम है ना, उसका जो रिपोर्ट का रिज्यूम है ना, वो भी क्या करेगा, अपने ऑडिट रिपोर्ट में बता देगा। कौन बता देगा, CNDG बता देगा, ठीक है। 1 मिनट देना, कचरे को साफ करता हूँ, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पॉइंट क्या था तुम्हारा, री में तुमको क्या देखना है, जनरल रिव्यू, क्योंकि इंट्रोडक्शन है ना, तो पहला क्या पॉइंट जाएगा तुम्हारा, जनरल रिव्यू जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ जाएगा, देख कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय CNDG वाला क्वेश्चन आएगा। ये ध्यान देना है तूने, जो पार्लियामेंट को प्रेजेंट होता है ना, इसके बारे में बात हो रही है, हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं करी है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में पहला री जो आता है ना, वो जनरल रिव्यू आता है ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज का, उसका इंट्रोडक्शन जाएगा। उसके बाद में दूसरे जो 2 री आते हैं ना, वो किसके हैं, ऑडिट बोर्ड के हैं। तो ऑडिट बोर्ड ने जिसको सिलेक्ट किया है ना, उसके कंप्रिहेंसिव अप्रेजल, मतलब सब डिटेल में तुम बता दोगे, रिजल्ट ऑफ कंप्रिहेंसिव अप्रेजल। एंड जो अंडरटेकिंग सिलेक्ट नहीं किया है ना, नॉट टेकन फॉर अप्रेजल, उनके लिए तुम क्या बता दोगे, बस बड़ी बड़ी बातें, सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ ऑडिट बता दोगे, बात खत्म। तो ऑडिट बोर्ड के 2 चीजें आती है। उसके बाद में कंपनी ऑडिटर्स का जो रिज्यूम आता है ना, तो उसका क्या है, रिज्यूम है। कंपनी ऑडिटर्स के रिपोर्ट का जो रिज्यूम आता है ना, वो जो सबमिट किया है, डायरेक्शन किसने दिए थे, CNDG ने दिए थे। एंड उसके ऊपर के कमेंट्स जो आते हैं ना गवर्नमेंट कंपनी के, ये सारे तुम्हारे रिपोर्ट में जाएंगे, अब हम बात करेंगे, अगर स्टेट के लिए ना वो चीज़ क्या होती है, स्टेट के लिए तुमको देखना पड़ेगा, स्पेसिफिक स्टेट के लिए क्या करोगे तुम, सेपरेट रिपोर्ट दिया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव में, उस चीज़ के लिए सेपरेट जाता है स्पेसिफिक स्टेट के लिए। बाकी जो स्टेट है ना, उनके लिए सेपरेट रिपोर्ट नहीं जाता है, उनका कमर्शियल चैप्टर जाता है मेन ऑडिट रिपोर्ट में, कमर्शियल चैप्टर जाएगा तुम्हारा मेन ऑडिट रिपोर्ट में। एंड तीसरी चीज आती है, जिसमें तुम क्या करोगे, 2 पॉइंट तुम्हारे पार्लियामेंट में जो चीज आती है ना, उसी के बारे में बात करते हैं। मतलब एक तो इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट जाएगा तुम्हारा, रिव्यू वाला, जनरल वाला, एंड दूसरा जो सिलेक्टेड अंडरटेकिंग के कंप्रिहेंसिव अप्रेजल होते हैं ना, वो वाली चीजें जाती है। और साथ में स्टैट्यूटरी ऑडिटर के कुछ फाइंडिंग जाते हैं। सर क्या क्या बात हो रही है, देखो, स्पेसिफाइड स्टेट के लिए CNDG सबमिट करेगा सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन अदर स्टेट के लिए वो क्या करेगा, कमर्शियल चैप्टर ऐड करेगा अपने मेन ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है। स्टेट ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या जाएगा, बोथ A एंड B अबव। A एंड B कौन से पॉइंट है, देखो A एंड B, तो A एंड B कौन से पॉइंट है, एक तो रिव्यू जाता है ना, जनरल रिव्यू जाता है, इंट्रोडक्शन वाला वो जाएगा। उसके बाद में रिजल्ट ऑफ ऑडिट अप्रेजल ऑफ सिलेक्टेड अंडरटेकिंग जाएंगे। उसके साथ में ऑडिटर के कुछ पॉइंट जाएंगे, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, सिस्टम डिफिशियंसी जो उसने नोटिस करी है, मतलब उसके जो फाइंडिंग्स आते हैं ना, वो फाइंडिंग जाएंगे तुम्हारे पास में। तो ये स्टेट रिपोर्ट में तुम्हारे पास में ये सारे 3 पॉइंट जाते हैं, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, उसका री के जो ऊपर के 2 पॉइंट है ना, A एंड B, ये पॉइंट तुमको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे, ठीक है दोस्त। 1 मिनट में क्वेश्चन देखता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है तो बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक बार ओवरव्यू कर ही लेते ताकि थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। हमने क्या बात करी थी, परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए बोला था, उसने एक्सपेंडिचर चेक किया है, मतलब उसको क्या नहीं पता है, परफॉर्मेंस ऑडिट कैसे होता है उसको नहीं पता है। तो तुम किसके बारे में किसके पॉइंट लिखोगे, प्रोप्राइटी ऑडिट की परफॉर्मेंस ऑडिट के पॉइंट लिखोगे, क्योंकि उसको क्या नहीं पता है, परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है वो नहीं पता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे
ये तो मैंने बता दिया कि परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं है, इसका डेफिनेशन जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव जाते हैं एंड उसके बाद में वो नीचे वाला पोर्शन जाता है जो मैंने आपको बोला था, वो ऊपर से नीचे तक सब कुछ जाएगा। ठीक है, इसमें डेफिनेशन वगैरह याद नहीं होता है तो भी हमको कोई बात नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए तुमको क्या फाइंड करना था, इसका ऑडिट कौन सा है एंड उसमें तुमको डिस्कस करने स्टेप्स, प्लानिंग के लिए कौन सा क्या स्टेप्स लेते। तो हमने क्या बात करी थी, इसमें तुमको क्या देखना पड़ता है, टाइमली सबमिशन, टाइमली इशू किया है, इफिशिएंटली इफेक्टिवली मैनेज किया है एंड इफिशिएंट है। तो इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी कहाँ पे आता है, परफॉर्मेंस ऑडिट में आता है। तो इसमें परफॉर्मेंस ऑडिट लिखो एंड उसके प्लानिंग के स्टेप्स लिखो तुम। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक नया जो क्वेश्चन आया ना, जो डीबीटी के बारे में बात करता है, यहाँ पे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो परफॉर्मेंस ऑडिट के तुम्हारे मैच नहीं होते जो सजेस्टेड आंसर है मॉड्यूल का। ठीक है, तो एक चीज़ है ना, एक चीज़ तुमको अलग से देख के जानी पड़ सकती है। उसके बाद में और एक चीज़ पूछता है, क्राइटेरिया के बारे में बोलो और कैसे डिटरमाइन करोगे, मतलब सोर्स के बारे में बता सकते हो तुम। तो क्राइटेरिया के बारे में बोलो एंड गिवन केस में सोर्स क्या होना चाहिए उसके बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में एक फ्लैट बेस आता है जिसका दो कंडीशन है, ड्वेलिंग यूनिट्स एंड टोटल एरिया। तो गिवन केस में वो मैच नहीं होता है तो तुमको कौन सा ऑडिट होगा, ये तुम्हारा नेचर ऑफ टाइप ऑफ ऑडिट कौन सा है, कंप्लायंस ऑडिट है, क्योंकि तुमको क्या करना पड़ेगा, उस रेगुलेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। एंड रिपोर्ट किसको देना है, तो गिवन केस में स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तुमको क्या करना पड़ेगा, गवर्नर के पास में रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो गवर्नर क्या करेगा बाद में, स्टेट लेजिस्लेटिव में रख देगा उसको। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने जो रिपोर्ट के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो कंप्लायंस ऑडिट के बारे में तुमको लिखना पड़ सकता है। उसके बाद में ये क्या है, तुम्हारे पास में गवर्नमेंट कंपनी है जिसका पहला फुल्ली होली ओन था। ठीक है, तो 100% स्टेक था, उसके बाद में उसने क्या किया है, डिस इन्वेस्ट किया है और 40% पब्लिक के पास में है, तो 60% तुम्हारे पास में है। तो 40% पब्लिक के पास में, 60% तुम्हारे पास में है, मतलब अभी भी वो क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है। तो यहाँ पे CNDG का रोल आएगा, क्या आएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी के बारे में लिखना है एंड महावीर का ओपिनियन करेक्ट नहीं है क्योंकि अभी भी वो गवर्नमेंट कंपनी है। बात खत्म। ठीक है दोस्तों, तो हो गया हमारा PSU का पूरा रिवीजन। आई होप आपके 5 में से 5 मार्क यहाँ पे सिक्योर हो जाए। दोस्त ऐसे ही धमाकेदार अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।